अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद, भली करे आया जी आया नू वशत के पखैर आगले। नया दिन के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। नया है दिन तो नहीं है सुबह। नया आज़म के साथ एक बार फिर हाजिर है आपके लिए। आज भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन मौज़ूआत पे जाने से कबल हमारी जो रिवायत रहती है हमेशा से, वो है अच्छी बात। दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर ली जाएं, एक चुप रहना, दूसरा माफ़ करना। क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। हम में से अक्सर हीटेड डिबेट्स में जो है एंटर कर जाते हैं और फिर उसके बाद होता यह है कि अक्सर लड़ाइयाँ और झगड़े हो जाते हैं। कई मरतबा तो रोड रैशेस भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि गाड़ी हल्की सी टच हो जाती है और उसके बाद जो है वो किसी के मामू पुलिस से निकल आते हैं और किसी के फला जो है वो कोई बड़े सियासतदान निकल आ जाते हैं, लेकिन होता फिर भी कुछ भी नहीं है। तो रादर देन अपना वक्त ज़ाया करें लड़ाई झगड़े में, अगर कहीं आपका कुछ मुठभेड़ हो गई है तो फिर या तो चुप रह लें, क्योंकि एक कॉल भी है ना कि बेवकूफ़ से बहस करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, और माफ़ कर दिया करें ये समझ के कि आपका लेवल नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी, शो में आज क्या कुछ है वो आपको बताते हैं और आगाज़ ही हम करने जा रहे हैं आज मौसम से। क्यों? क्योंकि जो लोग कराची में रहते हैं वो उसको रिलेट कर सकेंगे कि फाइनली कराची में भी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में जो सर्द हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, इसके साथ साथ शिमाली इलाकों में भी शदीद सर्दी है। खैबर पख्तूनख्वा में ठंड पड़ गई है। स्कर्दू अस्तोर में तो पारा -11 तक जा पहुंचा है। अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों की बात की जाए तो यहाँ एक अलग ही सीन है। धुंध का राज है यहाँ पे शदीद, इसीलिए जो भी ड्राइव कर रहा है वो बहुत प्लीज़ केयरफुली ड्राइव करें। कराची में सर्द हवाएं जैसे कि मैंने कहा कि चलना शुरू हो गई हैं। तो बारिश होगी या नहीं होगी कराची में, या फिर हम कितना अरसे तक ये जो ठंड का माहौल है ये एलोंगेटेड कितना है, इस पे आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम सबको पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो महदूद हैं जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं। ऐसे में हुकूमत एक नई तजवीज़ के साथ सामने आई है। बिजली की बचत के लिए नई तवानाई पॉलिसी मंजूर भी कर ली गई है। अब उससे हो गई है कि मुल्क भर में मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद, शादी हॉल्स मुल्क भर में रात 10 बजे बंद। फैसले का नोटिफिकेशन जारी ना होने के बाद मार्केटें तो खैर रात खुली रही हैं, लेकिन इस पे अगेन वही बैकलैश भी आया है। तो हम कोशिश करेंगे जानने की कि जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता वो क्यों कह रहे हैं, और जो ये कह रहे हैं कि ऐसा करें तो ऐसा करने से क्या कुछ बचत होगी, कितने रुपयों की बचत होगी, उससे कौमी ख़जाने को कितना डिफरेंस होगा, ये सब भी हम आज अपने शो में बात करेंगे। अच्छा जी, कराची के मसाइल का हल है सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात, लेकिन एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि वो जो 15 जनवरी की जो डेट है ना वो उसी तरह होगी, तारीख पे तारीख दी जा रही है साहब, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ बड़े प्रोमिनेंट लीडर होंगे, उनसे हम बात करेंगे। ये तो हमने बात की, थोड़ी सी अब सेहत की बात कर लेते हैं। चीन में पाई जाने वाली XBB वेरिएंट की पाकिस्तान में हो गई है तस्दीक। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में नया वेरिएंट है, लेकिन नए वेरिएंट से कितना ज़्यादा ख़तरा है हम इस पे भी बात करेंगे। अब देखिए, हमने इससे पहले बात की थी ज़रा मौसम की। सर्द मौसम होता है तो अपने साथ साथ वो क्या लाता है, खाने पकाने के नए नए आइटम्स। हर मौसम के एतबार से हमारी जो डाइट है वो भी चेंज हो जाती है। और इस सर्दी में लोग कहते हैं कि अगर फ्राइड फ़िश हो जाए तो क्या बात है, लेकिन तली हुई चीज़ें सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह हैं। शो में आज माहिर ग़ज़ाइयत से इस पे हम बात करेंगे कि कितना ज़्यादा यू आर अलाउड टू टेक फ्राइड फूड, या फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपने फ्राई करके खाना है तो आप घर में खा लें, बाहर का तो थोड़ा अवॉइड ही करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि बाहर वाला जो है वो उस दिन फ्रेश ऑयल में बना रहा है, 3 दिन पुराना ऑयल है, सॉरी फॉर दैट हिकअप, या फिर वो ऑयल है भी या नहीं है, जानवर की चर्बियाँ पिघला के आपको खिला रहे हैं। खैर, पहलवानों के शहर का रुख करें गुजरावाला। यहाँ पे इंटर क्लब वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई और इसमें दबंग बात यह है कि हमारी जो पहलवान लड़कियाँ थी उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। आगे चल के इनसे भी बात करेंगे। और ये खेल जो कि बड़ा मकबूल है, जब हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, इवन फॉर दैट वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं, उसमें हमारी लड़कियों का आगे आना ये शो करता है कि जी हमारी लड़कियां, मैं ये क्लीशे हो चुका है किसी से कम नहीं कि अब ये छोड़ दें, हमारी लड़कियां अभी भरपूर ताकतवर है सर। अच्छा, जब हम ताकत की बात कर रहे हैं, हमारी एक बड़ी स्पोर्ट्स है जो हमारी ताकत है एज फैंस, लेकिन रोज़ बरोज़ जो है ना वो हमें डिसअपॉइंट करती जा रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया।
हमने खुद किया। 449 रन के जवाब में हमारी 3 विकेटें जो हैं वो 154 रन पे गिर चुकी हैं और बड़ी शराकतदारी की ज़रूरत थी। और ऐसा लग रहा था कि एक टाइम पे जब बाबर और इमाम खेल रहे थे, लेकिन फिर हुआ ये कि टेस्ट मैच में कौन रन आउट होता है यार, लेकिन हम रन आउट होते हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले भी एक बड़ा कमाल काम हुआ। हमने 340 पे उनके 8-9 तो मेरे ख्याल से खिलाड़ी आउट कर दिए थे और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह 10वीं विकेट पे आप सोचें, 10वीं विकेट पे आखिरी विकेट पे कीवी टीम के एजाज पटेल और मैट हेनरी ने 104 रन की शराकत बनाई है। कहाँ गलती कर रहे हैं हम और कब इन गलतियों को सुधारेंगे, इस समेत और भी दीगर मौजूआत और रिपोर्ट्स शो में शामिल करेंगे। लेकिन विदाउट फर्दर अड्यू सबसे पहले हम शो में बात करेंगे सर्द हवाओं की। कराची में रात से सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है। शहर का मौजूदा हरारत जो है वो इस वक्त 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड है। मैंने दूसरी बार स्टटर किया और मेरे ख्याल से सर्दी यहाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं बार बार स्टटर कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। क्या मजीद सर्दी बढ़ेगी और क्या कराची में बारिश भी हो सकती है, इस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे बहुत ही अजीज़ सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सरदार सरफराज साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और फाइनली मेरी तरह आप भी थोड़ी बहुत जो है वो सर्दी इंजॉय कर रहे होंगे। सर वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल आपने जैसे जिक्र किया, कल से सर्दी की शिद्दत में इजाफा महसूस हो रहा है हवा चलने की वजह से। हवा कल दिन भर भी चलती रही और अभी रात भी चलती रही, तो उस वजह से सर्दी, हालांकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, 11.5 रहा मिनिमम, लेकिन ये कि जब हवा चलती है तो ज़ाहिर है वो बाइटिंग इफेक्ट उसमें ज़्यादा होता है, तो इस वजह से सर्दी आपको ज़्यादा फील हो रही है। और ये आज का दिन भी है और कल का दिन भी इसी तरह से ऑन एंड ऑफ चलती रहेगी हवा, तो अगले 3-4 दिन इसी तरह ठंडी रहेगी। मतलब टेम्परेचर रेंज जो है वही 9 to 11, इस रेंज में ही रात का और दिन का भी खासा पहले के मुकाबले नीचे आ गए। कल भी 25.8 था और आज भी 24 या 25 तक ही रहने का इम्कान है उसका भी, तो पहले के मुकाबले में अब कदर बढ़ रही है ठंड, जैसे कि होता है जनवरी में। तो सरदार साहब, ये ऑन एंड ऑफ मामला चलेंगे या फिर मैं इसको समझूं कि नाउ फाइनली वो जो एक विंटर पैकेज है ना वेदर वाला, वो कराची में एंटर हो चुका है? अगर हो चुका है तो कितना एलोंगेटेड रहेगा? देखिए, इसमें असल में कराची का वेदर आपको पता है कि थोड़ा सा डिपेंडेंट होता है जो विंड की डायरेक्शन होती है उस पर, तो अभी अच्छा सरदार साहब प्लीज आप कंटिन्यू करें ना बात अपनी। जी, मैं कह रहा था कि जो अभी तक विंड जो हवा की सिमत है वो शुमाल या शुमाल मशरिक से चल रही है ना, तो जब तक ये रहेगी तब तक, यानी कम से कम 7-8 तारीख तक ऐसे ही वेदर रहेगा और फिर हो सकता है 1-2 में थोड़ी सी बेहतरी आए, थोड़ा चेंज आए, यानी टेम्परेचर दोबारा से 13-14 की रेंज में रात का जो टेम्परेचर है वो जा सकता है, इसलिए कि 7 तारीख से या 8 जनवरी से एक और वेस्टर्ली वेव दाखिल होगी बलूचिस्तान में, खासकर सेंट्रल और शुमाली बलूचिस्तान में। वहाँ कोई कोयटा और गिरदनवा में कोई हल्की फुल्की बारिश भी होगी और हो सकता है जो बुलंद पहाड़ है उन पर हल्की फुल्की बर्फबारी भी हो, तो वही वेव आगे चलते हुए फिर केपी की तरफ रुख करेगी और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर उन इलाकों में भी इसी तरह से हल्की बारिश, कहीं कहीं और कहीं कहीं बर्फबारी भी होगी पहाड़ों पर। तो वो एटलीस्ट 2 दिन का होगा, यानी 8-9 और फिर 10 या 11 के बाद फिर दोबारा से सर्दी इसी तरह जैसे आजकल चल रहा है स्पेल, तो इसी तरह से दोबारा आ जाएगी, लेकिन बीच में 2-3 दिन का उसमें कह लें कि उसमें कमी आएगी कुछ कदरे। सरदार साहब, एक मेरा सवाल है कि आपने अभी देखा होगा कि विंटर वेकेशंस ख़त्म हुई है ना, द किड्स आर बैक टू द स्कूल, हालांकि पंजाब में तो उसको थोड़ा सा लंबा किया है। अच्छा, यहाँ अगर कराची की हद तक बात की जाए तो क्या स्कूल वाले या फिर जिन्होंने इम्प्लीमेंट कराना है गवर्नमेंट वाले, वो आप लोगों से रब्ता करके ये पूछते हैं कि फ़ला महीना हम दोबारा स्कूल शुरू करने जा रहे हैं तो वो कैसा रहेगा, क्या हमें खोल देना चाहिए या फिर बहुत ही ज़्यादा चिली वेदर रहेगा, बहुत ही ज़्यादा बाइट होगी वेदर में तो हम इसको एलोंगेट कर दें? इस तरह की कोई चीज़ होती है सरदार साहब, आपसे रब्ता वगैरह होता है? क्योंकि आपको पता है इतनी सर्दी है, बच्चों को तो लग सकती है सर, थोड़ी तबीयत ख़राब हो सकती है उनकी। जी बिल्कुल सही सवाल किया आपने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमसे कोई इतना उस तरह का रब्ता नहीं करते। पहले कोई 3-4 साल पहले एक दफ़ा उन्होंने किया था कि जी कुछ जब ये बात ज़्यादा चली थी और सर्दी की लहर ज़्यादा आई थी तो उसमें एक दफ़ा रब्ता उन्होंने किया था और उसके बाद नहीं हुआ इस तरह से।
तो यूजुअली यही होता है कि दिसंबर के मुकाबले में जनवरी, यानी जनवरी स्टार्ट होते हैं या बिल्कुल दिसंबर के बिल्कुल जो आखिरी दिन होते हैं उससे कराची में पिछले चंद सालों से हम यही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर्दी जनवरी में ज़्यादा होती है। सही। तो एक आध हफ्ता इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा वो मौजूद रहता है इसके मौसम के लिहाज से। ठीक है सरदार साहब, वैसे तो तरक्की याफ्ता ममालिक में मेट डिपार्टमेंट के अलावा हिल भी नहीं सकते वो लोग, चाहे वो ट्रैवल से लेके स्कूल खोलना और दीगर, लेकिन हमारी अपनी लिमिटेशन है। थैंक यू सो मच। और बड़ा पे जी सर आपसे बात हुई है एंड इस पे हम आगे चल के मज़ीद भी हमें बात करनी चाहिए कि हमारी जो कोऑर्डिनेशन है ना विद इन द डिपार्टमेंट्स वो ज़्यादा होने की ज़रूरत है। एट द एंड ऑफ द डे सफ़र तो आम पब्लिक ही करती है। जब आम पब्लिक की बात हो रही है, उनके सफ़र करने की बात हो रही है, उर्दू वाला नहीं इंग्लिश वाला, तो फिर बल्दियाती इलेक्शन एक बार फिर सफ़र कर गए जी। मुलतवी जो है वो तकरीबन होने ही वाले हैं, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है MQM भी नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती, नई नई चीज़ें सामने आ जाती हैं। इससे पहले भी तारीख पे तारीख आती रही। फाइनली कोर्ट ने कहा जी अब 15 जनवरी को करा लें। पहले बड़े बहाने लगाते गए तमाम तर लोग के, देखे सैलाब आया हुआ है और पुलिस नहीं है यहाँ पे, सारी चीज़ें नहीं है, अब पता नहीं क्या है। तो क्या है ये हम बात कर लेते हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। सर्द हवाएं कराची में चल रही हैं लेकिन कराची से सर्द मेरी भी जारी है। और इस बार सर क्या बहाना है टालने का इलेक्शंस, आपको कुछ समझ में आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भाई। यार बहाना तो कोई भी नहीं है, अब तो सिर्फ भागना चाहते हैं और फरार हासिल करना चाहते हैं, इसलिए कि परफॉर्मेंस सबके सामने दो यानी ज़ाहिर सिंध हुकूमत है और उनके इत्तेहादी MQM है, और दोनों की परफॉर्मेंस अगर आप 35 साल परफॉर्मेंस देखें वो भी, और गुज़िश्ता 15 साल परफॉर्मेंस देखें जो मुसलसल हुकूमत में पीपल्स पार्टी है और उनके साथ इत्तेहादी हमेशा MQM रहती है। अपने 2008 से लेकर 2015-16 तक भी ये लोग इत्तेहादी थे और अब फिर इत्तेहादी हैं। और कराची का जो हाल है वो सबके सामने, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उजड़े हुए पार्क्स हैं, खेल के मैदानों पे कब्जे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी आ नहीं रहा, टैंकर माफिया है और मास ट्रांजिट का प्रोग्राम नहीं बना, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, चिंची के धक्के हैं। मतलब ये पहले अगर कोई आदमी अफसाना लिखे तो हो सकता है कि भाई अफसाना में ये बातें कि भाई एग्जेजरेशन होती है, लेकिन मैं जितनी बातें बता रहा हूँ उससे ज़्यादा अजियत में कराची के शहरी होते हैं। और अब इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि जो स्ट्रीट क्राइम की वजह से हमारे जवान मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, तो इससे तो पता चलता है कि कोई गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। रात को पहुंचो गैस नहीं है, सुबह नाश्ते के लिए बच्चे निकलने स्कूल जाते हैं गैस मौजूद नहीं है। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों में पीपल्स पार्टी मौजूद है, दोनों में MQM मौजूद है, गवर्नर MQM के हैं। अब ये बताएं इन सारी सूरत हाल में एक उम्मीद पैदा हुई कि चले बल्दियाती इंतखाब होगा तो गली मोहल्ले के मसले हम एड्रेस कर सकेंगे, कुछ प्रोजेक्ट जो है वो बनेंगे, कोई मेयर बनेगा तो वो कम से कम अपना रोल प्ले करेगा। इख्तियार तो उन्होंने कितना दिया हुआ है, लेकिन कम से कम सही बंदा मेयर आ गया, सही पार्टी आ गई तो उसके नतीजे में हालात बेहतर हो सकते हैं। एक उम्मीद बनती है और ये 3 मरतबा मुलतवी कर चुके हैं और चौथी मरतबा भी करना चाहते हैं। वजह कोई नहीं है, अब एक वजह आई है और वो ये है कि चूंकि MQM का टेसूरी साहब ने अलायंस कराने के लिए कोशिशें की हैं, तो वो ये चाहते हैं कि चूंकि नवाबों की एक अंजुमन बनने जा रही है तो इनको मौका दिया जाए कि ये जो है ना अपनी पूरी तंजीम साजी दोबारा से करें, फिर रूठें, फिर मनाएं, फिर साजे की हड्डियां बने, बानमती का कुनबा इकट्ठा हो, चौराहे पे फूटे, फिर जुड़े। तो ये सब होने के लिए हमें टाइम चाहिए। जब हमें टाइम चाहिए तो इलेक्शन नहीं होना चाहिए। और वजह क्या है? वजह कहते हैं कि हल्का बंदियां। अरे भाई ये हल्का बंदियां तो जब रिजीम चेंज हो रही थी तब भी मसला था ना, करवा लेते। ये जो इख्तियारात का मसला है इस पे तो हमने 29 दिन का धरना दिया था, आपने तो आके उस पूरे निजाम को ही तलपट कर दिया इनके साथ इत्तेहाद करके, वरना अच्छे खासा हम अचीवमेंट हासिल कर रहे थे। आप इनके इत्तेहादी बने और उन्होंने जो है वो अमल दरामद नहीं किया, आप करवा लेते उस वक्त, बैठ जाते बहादुराबाद में। बिल्कुल। तो अब बात यह है कि लैम एक्सक्यूजेज हैं, सिर्फ कराची के लोगों के साथ ये दुश्मनी हो रही है और 35-40 साल का ये चक्कर है, पीपल्स पार्टी MQM मिलकर खेलते रहें, इनसे जान छुड़ानी है। लेकिन जान छुड़ाने के लिए लोग तैयार हैं, वोट देना चाहते हैं, ये इलेक्शन नहीं कराते। भागें, कब तक भागना है? हम तो बिल्कुल लगे हुए और हमने तो आज अल्टीमेटम दिया हुआ है। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करने वाला हूं, CM हाउस पे धरना देंगे इंशाल्लाह, फिर खुद ही इनको पता चल जाएगा इलेक्शन कराना है कि नहीं कराना। हाफिज साहब, आपने गवर्नर की बात की, उनसे आपकी कोई मुलाकात वगैरह भी हुई? फिर उनका बयान आया है कि हाफिज साहब सुबह में मिलते हैं तो खुशगवार मूड में, दोपहर में मूड चेंज कर लेते हैं। तो ऐसी क्या बात हो गई थी कि सुबह खुशगवार होती है और दोपहर में मामला कुछ और हो जाता है?
नहीं, वो गवर्नर साहब को कल मैंने कुछ अर्ज किया था उनके बारे में और उनके इस पूरे कंडक्ट के बारे में। एक उनकी तकर्रुरी के बारे में मुझे कुछ मालूमात मिली थी कि जाहिर है कि जिस आदमी का, यानी देखें कोई भी हो, मैं उनकी ज़ात से बात नहीं है, देखें एक तो ये कि ज़ातियात पे बात नहीं लेके जानी चाहिए। उसूली सी बात है कि किसी आदमी का अपॉइंटमेंट हो रहा है, वो गवर्नर के लेवल पर, इतना बड़ा स्टेट का नुमाइंदा होता है, वो स्टेट के नुमाइंदे का तकर्रुर हो तो सदर साहब अलवी साहब जो PTI के सदर हैं, जो सदर मुमलिकत हैं, उनको ये तो सोचना चाहिए था ना इनका अपॉइंटमेंट करते वक्त इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो देखते, जो इनका कारोबार है उसमें इनके मामलात कैसे हैं, ज्वेलरी वगैरह में, या ज़मीनों के मामलात क्या चल रहे हैं, इंटरनेशनली अगर ये कन्विक्टेड हैं या दुबई वगैरह में या पाकिस्तान में भी बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं, हमारे इदारों की रिपोर्ट्स हैं, तो फिर ये वज़ीर आज़म का भी काम था, ये सदर मुमलिकत का भी काम था, और ख़ुद MQM ने जिन्होंने नॉमिनेट किया था उनका भी काम था, तो कि भाई उस तकर्रुरी में एहतियात की जाती। बहरहाल ये काम इदारों का ही है कि वो तहकीकात करें। सही। जहां तक मिलने मिलाने का ताल्लुक है, भाई मैं किससे रोकर मिलता हूँ, सबसे ही हंसकर मिलता हूँ, सबसे गर्मजोशी से मिलता हूँ, जो मिलेगा अच्छी तरह मिलेंगे, यही हमारी तरबियत है, हमारी जमात इस्लामी की भी ट्रेनिंग है, तो असल में हमारी दीन की ट्रेनिंग है। बिल्कुल। क्या मिलते वक्त जो है, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, मुस्कुराते थे, हंसते थे, तो हम भी अगर हंसकर मिलते हैं तो इसमें परेशानी की क्या बात है, क्या आप उनसे गुस्से से मिला करें, लेकिन बात तो हम करेंगे ना। जब गवर्नर हाउस साजिश का अड्डा बनेगा तो मैं पॉइंट आउट तो करूंगा ना कि साजिशें मत करो भाई, तुम्हारा काम ही कब से आ गया कि पार्टियों को जोड़ो। कहने लगे कि जोड़ने का काम तो सवाब का है, हाफिज साहब को बुरा क्यों लग रहा है? तो मैं उनसे अर्ज करता हूं कि आप पीपल्स पार्टी MQM दोनों को एक ही पार्टी बना देना। ये तकल्लुफ क्यों करते हैं कि पहले पार्टी बनाएं फिर वो मैंडेट लेकर जरदारी साहब खरीदें, डायरेक्टली उनको जमा करा दें ताकि हम एक ही पार्टी से लड़ लें। हाफिज साहब, तो ये काम ना करें प्लीज। हाफिज साहब देखें, वो MQM पीपल्स पार्टी को जोड़ पाएंगे नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जो इस वक्त कराची की सियासत में थरथल्ली मची हुई है, तो वो ये है कि जी मुस्तफ़ा कमाल वाले सोच रहे हैं कि हम इधर बैत कर लें वापस, और ये वाले सोच रहे हैं बादराबाद वाले कि उनको बैत कैसे कराएं, गवर्नर साहब यही सोच रहे हैं कि सबको इकट्ठे कैसे लाएं। तो अगर तो ये हो जाते हैं तो इससे कोई होगा आपका वोट बैंक मुतासर कुछ? मेरा ख्याल है देखें, जमात इस्लामी ने इस वक्त जितनी भी पॉलिटिक्स की है या खिदमत की है या लोगों के काम करवाए हैं या उनकी आवाज़ बने हैं ना, वो इस बुनियाद पे नहीं है कि 3 पार्टी इकट्ठी हो गई या 4 पार्टी इकट्ठी हो गई। देखें, आप मुझे बताएं पूरे मुल्क में कौन सी वेव चल रही है, इमरान खान साहब की या नवाज शरीफ की या PDM की चल रही है ना? कराची में क्यों लोग जमात इस्लामी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? कराची के 51% लोग गैर जानिबदार सर्वे के मुताबिक जमात इस्लामी का मेयर क्यों लाना चाहते हैं? उसकी वजह है कि हमने कराची के लोगों की दुखती रग पर हाथ भी रखा है, उनके मसाइल को एड्रेस भी किया है, हल भी किया है। बहरिया टाउन जिसके में ये 4-5 पार्टियां हुकूमत में रहने के बावजूद भी मसला हल नहीं करा सकी, हमने बड़ी हद तक हल कराया है, मजीद करा रहे हैं। नादरा के मसले हमने एड्रेस किया है, के इलेक्ट्रिक माफिया का हम मुकाबला कर रहे हैं। इश्यूज पर बात करते हैं, अवाम पर बात करते हैं, स्ट्रीट क्राइम पर हमारी आवाज होती है, तो लोग जमात इस्लामी की तरफ देख रहे हैं। फिर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, नेमतुल्लाह खान साहब, अब्दुल सत्तार अफगानी, खिदमत की है, काम करके दिखाया है। हम नौजवान बच्चे और बच्चियों के लिए IT के कोर्सेज कर रहे हैं। इसी महीने में इंशाल्लाह 10,000 बच्चों के कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, 4-6 महीने में इंशाल्लाह इनको जॉब्स मिलेंगी। तो हम काम कर रहे हैं तो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। हमारा मसला ये नहीं है कि 4 जमा हो जाए, 5 जमा हो जाए, ये 10 जमा हो जाए तब भी इनकी परफॉर्मेंस सबके सामने। अब मैं बताएं ना कि मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, रही ठीक है, वो हमारे धरने में भी आए थे, इश्यूज पर उन्होंने बात की, हमने उनका साथ दिया, लेकिन वो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे जब वो खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुताल्लिक ये कहते रहे कि MQM पाकिस्तान के कन्वीनर का राह से ताल्लुक है। अब वो कैसे मर्जर करेंगे मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। तो ये जवाब तो वो खुद ही देंगे, इन दोनों इनका मसला है ये जाने, लेकिन हमारा मसला कराची के आवाम है, कराची के इश्यूज हैं, कराची का इख्तियार है, और इलेक्शन होना चाहिए। 2 साल 2.5 साल से इन्होंने रोक के रखा हुआ है, किसी भी सूरत में इलेक्शन से डिले नहीं होना चाहिए। खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब का मौक़िफ़ यही था कि इलेक्शन होना चाहिए पहले, लेकिन अब अगर इनका मर्जर हो रहा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पार्टियां के धड़े बनते भी हैं, इकट्ठे भी होते हैं, इस पर एतराज़ नहीं है। एतराज़ टेसूरी साहब पर है कि उनका क्या काम कहां से आ गया कि वो पार्टियों को जोड़ें, साजिशें करें, इलेक्शन कैंसिल करवाएं, कभी इस्लामाबाद दौड़ रहे हैं, कभी पिंडी जा रहे हैं, कभी कराची में बैठ रहे हैं, कभी गवर्नर हाउस में इकट्ठा कर, उनका काम ये नहीं है। राइट सर। अच्छा सर, अभी हमने देखा भी कि जो कराची का मसला सिर्फ सड़कों और उसका नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, आटा बहरान एंड दिस एंड ऑल दैट। तो इस सब मामले में आपका क्या व्यू पॉइंट है? इसको अगर मैं एक और सवाल के साथ जोड़ दूं तो उस पर दोनों पे आप कंबाइंड मुझे दीजिएगा रिएक्शन के। अभी आपने देखा हुकूमत ने तवानाई बचत पॉलिसी के तहत मार्केटें जो है वो रात 8:30 बजे बंद करने का भी कह दिया है। तो एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त बहरान और मामलात और इन्फ्लेशन ये सारी चीज़ें चल रही
रही हैं, दूसरी तरफ मार्केट 8:30 बजे बंद करी जा रही है ऐसे शहर की कि जो चलता रात में है, और इसको करने के लिए हमें साल लगाने पड़ेंगे इस शहर की रगों को तब्दील करने के लिए, इसका कल्चर तब्दील करने के लिए। तो इन दोनों फैसलों पे आपका क्या रिएक्शन होगा सर? देखें, जहां तक महंगाई बेरोजगारी है, ये किसी का एजेंडा है? आप मुझे बताएं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स हो रही है वो जात के गिर्द हो रही है, गंदगी फैलाई जा रही है, गिलाजतें हैं, इल्जामात लग रहे हैं, चीज़ें चौराहे पे ला रहे हैं। अफसोसनाक है, हम अपने बच्चे, हमारी नौजवान नस्ल को ये लोग क्या मैसेज दे रहे हैं जालिम, और किस तरह की गंदी और गलीज सियासत पाकिस्तान में शुरू कर दी है। लोगों की रोटी का मसला है, लोगों के पानी का मसला है, लोगों की जो है वो बुनियादी 2 वक्त का खाना खिलाना और बच्चों की तालीम का मसला है। इस वक्त इस शहर कराची के लोग सफ़र करते हैं, हम अपने बच्चों को, मैं जानता हूं ऐसी फैमिलीज़ को भाई जो अपने बच्चों को स्कूल से उठा रहे हैं इसलिए कि वो फीस अदा नहीं कर सकते। सरकारी स्कूल इस काबिल नहीं सालिमों ने छोड़े, इस पर कोई बात कर रहा है? ये सब जिम्मेदार हैं, ये सब जिम्मेदार हैं। 326 अरब रुपए का अगर सिंध हुकूमत का बजट है तो ये सब हिस्सेदार हैं, और इन हिस्सेदारी में हमारे बच्चों को तालीम नहीं मिल रही इन सरकारी इदारों में। और तो ये इशू है ना, इस पर कोई बात नहीं करता। अब नॉन इशू में लोगों को उलझाते हैं। ये हुकूमत ने जो फैसला किया ना 8 बजे मार्केट, भाई सर्दियों में तवानाई का कौन सा बहरान आ गया? आपने तो टेक और पे के मुआहदे किए हुए हैं, बिजली तो आप खर्च करें या ना करें, पैसे हमें देने, ठीक है ना? फिर आप कहते हैं हम पेट्रोल बचा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 15,000 टैंकर है पानी के यहाँ कराची में, 15,000 टैंकर, ये भी तो तवानाई खर्च करते हैं, इनको डीजल लगता है, इसका बिल देते हैं हम। बंद कर देना, नलकों में पानी दे दो ना भाई, टैंकरों में पानी क्यों दे रहे हो? ये नहीं करेंगे, अजाब में मुब्तला रखेंगे, माफियाज का साथ देंगे, नॉन इशू में लगा देंगे कि 10 बजे बंद करो, 8 बजे बंद करो, 4 बजे बंद करो। भाई कराची को तो नेशनल ग्रिड से बिजली दो, और उसके बाद इनके इलेक्ट्रिक से जान छुड़वाओ, हमारी नई कंपनियों को लेकर आओ, नेशनल ग्रिड से पूरी प्रोडक्शन दो। हम कराची की, पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाते हैं। बिल्कुल। तो भाई बजाय इसके कि इश्यूज को ये एड्रेस करें, कराची के जेन्युइन बातों को करें, गवर्नमेंट में जाकर बैठ जाओ, वजारतें पकड़ लो, गवर्नरशिप पकड़ लो, आपस में जो है वो नूरा कुश्ती करते रहो, बेड़ा गर्क आवाम का करो। और जो एक इख्तियार मिलने वाला है कि लोग इलेक्शन के जरिए अपना मेयर मुंतखब करें, चेयरमैन मुंतखब करें, उसको भी ना करने दो। बस ये इनकी सियासत है। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। दुआ तो हमारी यही है कि कराची मसाइल वाली बिल्ली है कि जिसके गले में घंटी कोई बांधने के लिए तैयार नहीं है। सबको ये तो पता है कि मसले बहुत है। अब ये ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को कोरोना के नए वेरिएंट से किस कदर खतरा है। एक बार फिर आपको नया दिन में कहते हैं खुशामदीद। और अगर आप अर्ली राइजर नहीं हैं तो प्लीज़ जल्दी उठना इसलिए शुरू कर दें क्योंकि देखिए मार्केटें तो 8:30 बजे बंद हो जाएंगी, और जो लोग शादी में भी पहुंचते हैं आराम से 10 बजे कि जी खाना 10:30 बजे खुलेगा, फिर हम आराम से जाएंगे, तो सर आपके लिए इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आप भी फ़ौरन पहुंच जाएं जल्दी जल्दी, क्योंकि 10 बजे शादी हॉल्स भी बंद होने जा रहे हैं। लेकिन ये सब तो होगा, हुकूमत ने कहा इससे हम बहुत पैसा बचाएंगे, तवानाई बचाएंगे। ताजिर बरादरी जो है इसको कैसा देखती है, उनका भी जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू लेना बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने गैर संजीदा इसको करार दिया है, तो वो क्या कहते हैं आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान ने जो एक ऐलान किया 8:30 बजे मार्केटें बंद करने का और शादियों और रेस्टोरेंट जो है 10 बजे बंद करने का, ये नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल अमल है। हुकूमत सिंध ने हमसे एक मुशावरती इजलास बुलाया था, उसमें हम सबके राय की ली थी कराची के ताजुर्बे की कि मार्केटें जो हैं हम किस वक्त बंद की जाएं और शादी और रेस्टोरेंट। ज्यादातर का जो फैसला ये था कि मार्केटें जो है 9 से 10 बजे तक मार्केटें और शादी हॉल और रेस्टोरेंट जो है 11 से 12 बजे तक की। सिंध के डायनेमिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। पंजाब बात करें और सिंध की टाइमिंग की बात करें, पंजाब के अंदर तो ऑलरेडी पिछले कोई 15-20 सालों से टाइमिंग 10 बजे की है। सिंध के डायनेमिक्स जाने बगैर ये फैसला कर देना ये गैर संजीदा फैसला है। वफाक की जानिब से जो 8:30 बजे मार्केटें बंद करने का एक जालिमाना ऑर्डर इशू करने की बात की गई है, उसकी भरपूर अंदाज में कराची के ताजिरों की जानिब से मजम्मत करता हूं। और इस वक्त मुल्क जिस बहरान का शिकार है उसका सबसे बड़ा सबब हमारे हुक्मरान और हमारे सियासतदान है। बगैर एतमाद में लिए ताजिरों को और एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो इससे हम बिल्कुल नाखुश हैं और कोई भी ताजिर खुश नहीं है। हमारी कमिश्नर साहब से जो मुलाकात हुई थी पिछले 5 दिन पहले, उसके अंदर तो वो हमसे उन्होंने तजावीज़ ली थी, जिसमें सईद गनी साहब भी मौजूद थे कि जी आप बताएं किस वक्त। तो सबने मुश्तरका राय सबकी ये थी कि 9:30 से 10 बजे का टाइम रखा जाए और हॉलों को जो है ना 11 बजे बंद कर दी जाए। उन्होंने भेजा होगा, लेकिन बहरहाल ये है कि ये तयशुदा इनके मामला होंगे। ये 8:30 बजे का इन्होंने टाइम कर दिया, लेकिन इसकी तो ताजिर भरपूर मजम्मत करता है, क्योंकि आप इसको 10 बजे करें 1.5 घंटे में कुछ नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट सिंध ओनली, क्योंकि कल हमने देखा कि पंजाब में भी इसकी थोड़ी सी मुखालफत देखने में आई, KPK में भी मुखालफत देखने में आई। मुखालफत तो देखने में आ रही है, लेकिन उसकी रीज़निंग और लॉजिक भी होनी चाहिए। और यकीनन हमने ये कोविड में भी देखा था, अगर देखने वालों को याद होगा
कि कोविड में भी जब ये तमाम तर मामला आए थे तो उस वक्त भी ताजिर बरादरी जो थी वो थोड़ी सी रिलक्टेंट नज़र आ रही थी कि हम जल्दी कैसे बंद कर दें। आखिर में वही है कि पूरा ही ठप हो गया, सारा ही फुल स्टॉप हो गया। लेकिन अगर तो ये चीज़ होनी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर हम बात कर सकें शर्जील मेमन साहब से और ये हम पूछ सकें कि बार बार शॉर्ट स्टेप्स में इसको ना किया जाए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बावर कराई जाए लोगों को कि हम आगे आने वाले दिनों में हमारे पास रिसोर्सेज कंप्रेस होते जा रहे हैं, तो क्यों ना हम इब्तिदा करें। और इसकी इब्तिदा कहीं से तो होनी है। द रियल प्रॉब्लम इज़, या फिर लोगों की जो मसला आता है एक अचानक से फैसला आता है, तो हमें कहीं ना कहीं से तो इसकी इब्तिदा करनी होगी ताकि अचानक से फैसला ना हो और अचानक से सारे बेफर ना जाए। हम खेलों की ज़रा बात कर लेते हैं, पहलवानों के शहर का रुख करते हैं। गुजरांवाला में इंटर क्लब वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का इनकाद हुआ। मुकाबलों में हमारी लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। वेट लिफ्टर शफक और मुस्कान शुजात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम शफक और मुस्कान। और मैं गुफ्तगू का आगाज़ जो है, अच्छा एक का नाम शफक है, एक का नाम मुस्कान, माशाल्लाह दोनों का ही मुस्कुराहट से ताल्लुक़ जो है दोनों का नामों का लगता है। तो सबसे पहले क्योंकि सुबह हुई है और सुबह को हम कहते हैं शफक, तो शफक आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ। ये बताएं कि लड़कियां, उनको हमने वैसे तो स्टीरियोटाइप किया है कि घरों में बैठें और ये सारी चीज़ें करें, लेकिन आप लोग यहाँ तक आए और माशाल्लाह से कितना आपने वेट लिफ्ट किया। सबसे पहले तो शफक आप ये बताएं मुझे। प्लीज़ आप दोबारा बोलिएगा। गुड। शफक मुझे बताएं कि आपने कितनी कौन सी कैटेगरी में आप खेल रही थी, कितना वेट लिफ्ट किया आपने मैक्सिमम? मैंने क्लीन जरक लगाई थी 55 वेट में और 50 केजी मैंने उठाया था। वाह क्या बात है। और जो आपके साथ मुस्कान है, उनको अगर मेरा सवाल थ्रो करें कि उन्होंने कितना वेट लिफ्ट किया मैक्सिमम? मैंने 40 वेट में मैंने भी 50 केजी ही उठाया था। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा तो शफक मुझे ये बताएं कि इस तरफ आने का शौक़ आपको कैसे हुआ? क्या कोई आपकी फैमिली में था, उन्होंने आपको सपोर्ट किया? इधर शौक़ कैसे लगा आपको आने का? ये शौक़ मुझे मेरे भाइयों से आया है। मेरे भाई भी वेट लिफ्टर्स रह चुके हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो नेशनल चैम्पियंस हैं, सुहेल भट्ट, ज़हीर भट्ट। तो मैंने कहा वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि तुम भी आ जाओ, तो इसलिए पूरा अब लगा रहे हैं जोर। इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। इंशाल्लाह। अभी तो माशाल्लाह यू आर सो यंग और बिल्कुल आपने 50 केजी उठा लिया है। अच्छा मुझे ये बताएं मुस्कान कि आपके साथ भी ऐसा ही सीन हुआ कि आपको भी घर वालों ने और किसी ने ये तो नहीं कहा कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती, ऐसे ये तुम क्या कर रही हो, जाओ पढ़ाई लिखाई करो? नहीं, शुरू में कहा था, लेकिन अब हमने वीडियोस वगैरह देखी। हमने बोला कि लड़के नहीं सिर्फ कर सकते, हम लड़कियां भी कर सकती हैं। हमें भी हिम्मत है, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ शफक कि आप लोग वैसे स्टडी में क्या कर रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? जी मैंने अभी यानी कि इसी साल में मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया और इंशाल्लाह ग्रेजुएशन में मैंने जाना है। अच्छा, और आगे FSC मैंने कंप्लीट इसी स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखना है कि पढ़ाई में आगे करना है, क्या करना है? दोनों, पढ़ाई भी करूंगी और साथ में स्पोर्ट्स को भी लेकर चलूंगी इंशाल्लाह। ये बात ज़बरदस्त। अच्छा मुस्कान, वैसे तो इस वक्त थोड़ा सा टेंशन में आप लग रही हैं, लेकिन आप थोड़ा मुस्कुराएं, थोड़ा से, आपने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। मुझे ये बताएं कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई अब बेवकूफ़ी करे, छेड़खानी करने की आपसे, तो कोई 50-60 केजी का लड़का तो आप यूं ही आराम से उठा लोगे, ऐसा ही है? जी
अच्छा मुस्कान, मुझे ये बताएं कि ये इस तरह के स्पोर्ट्स के लिए आप लोग डाइट क्या रखते हैं? वैसे तो गुजरांवाला पहलवानों का शहर है जनाब अली, खाण का तुसी एहतमाम जो है बड़ा ज़बरदस्त कर दो, बट इस स्पोर्ट में समझते हैं कि जी बड़ा खाना वाना पड़ता है, तो उसके लिए कितनी आप डेली एक्सरसाइज करते हो? क्या रूटीन रहता है आपका? डाइट क्या रखते हो? डाइट तो हम नहीं करते, हम वही रूटीन से जो डेली खाना खाते हैं वही खाते हैं। हम कोई डाइट नहीं करते, जो हमारा रूटीन में खाना होता है वही खाते हैं हम। अच्छा, और मुझे आखिर में शफक ये बताओ बच्चे कि नू बट भी माशाल्लाह भी आए हुए थे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मेडल अपने नाम किया, तो उनसे आपकी कोई बातचीत हुई और उन्होंने फिर क्या आपको कहा, कैसे आपको सपोर्ट किया? जी मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि यानी कि उन्होंने हमारी काफ़ी तारीफ़ की, ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि लड़कियां लड़कों से बहुत आगे जा सकती हैं, जो मैंने देखा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे अपने भाइयों ने हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे मेरे भाई नू भट्ट ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं अपना मुल्क का नाम को रोशन करूंगी। ज़बरदस्त। और मुस्कान आखिर में, क्योंकि आपने बड़ा कम बोला है, मैं ये चाह रहा हूँ कि तुसी अपनी माँ बोली पंजाबी ची कुड़िया दोनों थोड़ा पैगाम देते जाओ कि वो भी सारा कुछ कर सकती हैं, ओनली फॉर बॉयज़ नहीं है ये गेम। हाँ जी। और दस दो मुस्कान कोई अपनी पिंड, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। हाँ जी, ठीक है, ओके ठीक है, इट्स ओके। आप लोग जो काम कर रहे हैं वही बहुत बड़ा है। समझ नहीं लगी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ मुस्कान कि आप अगर कंफर्टेबल हैं पंजाबी बोलने में ही, तो उसी में जो लड़कियां हैं उनको ये पैगाम देती जाएं कि जी आप अगर आप कुछ भी कर सकती हैं, आपके अंदर सारी हिम्मत है, सब कुछ कर सकते हैं, प्लीज़। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल। चले शफक, मुस्कान, थैंक यू सो मच आप दोनों का। और इट्स ओके, कैमरा फेसिंग पहली मर्तबा जब चीज़ें होती हैं तो, बट द थिंग इज़ कि जो ये करती हैं लड़कियां वो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। और हमने देखा, हम आइडियलाइज़ करते हैं जी बाहर के ममालिक में कि जी अमेरिका में, यूके में कि लड़कियाँ कितना अच्छा स्पोर्ट्स कर रही हैं, बट व्हेन इट कम्स टू आवर कल्चर हम कहीं ना कहीं पीछे से दबे रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कितना टैलेंट है हमारे यहाँ। तो मैं ना सिर्फ ये कि शफक और मुस्कान को फिर मुबारकबाद देना चाहूँगा, बल्कि उनके पेरेंट्स को, उनके भाइयों को भी मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने भी अपनी बहन का और अपनी बच्चियों का साथ दिया और उनको यहाँ तक लाने में उन्होंने भी बड़ा पार्ट प्ले किया। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी घबराहट वाली बात है, और वो ये है कि चीन में पाए जाने वाला XBB वेरिएंट, उसकी पाकिस्तान में तस्दीक हो गई है। अब पहले ज़रा हामिद रहमान की रिपोर्ट इस पर देख लेते हैं ना, फिर इस पर बात करते हैं। कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद और आगा खान यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक XBB वेरिएंट की तस्दीक जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए की गई। वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर राना जवाद असगर कहते हैं ओमिक्रॉन के बहुत से वेरिएंट्स आ रहे हैं, वो पहले को रिप्लेस कर देते हैं और पहले से ज़्यादा इन्फेक्शस यानी फैलने वाले होते हैं। पाकिस्तान में जो XBB वेरिएंट हमें मिला है, ये वही है जो चाइना के अंदर ज़्यादा केसेस का जिम्मेदार ठहरा है। लेकिन ये एक सिलसिला है, ओमिक्रॉन के बहुत सारे वेरिएंट्स, सब वेरिएंट्स आ रहे हैं। डॉक्टर राना जवाद असगर का कहना है कि ऐसे पाकिस्तानी जिनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं हुई, इन्हें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, और जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है वो अपना बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं। माहिरीन का कहना है कि अभी तक पाकिस्तान में BF.7 वेरिएंट की तस्दीक नहीं हुई और पाकिस्तान को इन दोनों वेरिएंट से कोई बड़ा ख़तरा नहीं, क्योंकि पाकिस्तानियों की कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत बेहतर है। हामिद रहमान, समा, कराची।
चलिए, ये तो कुछ इसमें हमने पॉजिटिव तो शेप दिखाई है, लेकिन पूरी दुनिया में एक बार फिर इसकी गूंज नज़र आ रही है। और होता यह है कि हम जो है इस पे तो इत्तफाक कर लेते हैं कि हमारे यहाँ क्या होने वाला है। चले बात कर लेते हैं। डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग ऑन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। क्या हमें पाकिस्तानियों को परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में एक बार फिर ये चीज़ सर उठा रही है? थैंक यू बुलाने का, सॉरी थोड़ी देर हो गई तो नहीं, पाकिस्तानियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि वी नो कि ये वेरिएंट यहाँ पे सर्कुलेट तो जरूर कर रहा है, यहाँ पे आ तो रहा है। ये जो केसेस हमको मिले थे ये एक्चुअली दिसंबर के नहीं, नवंबर दिसंबर दोनों के हैं, तो वी नो कि यहाँ पे ये वेरिएंट्स मौजूद हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी वो अपने वैक्सीनेशन जरूर करा लें, जिनको बूस्टर लगी वो अपनी बूस्टर जरूर करा लें। एंड ऑब्वियसली अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, एज तो मास्क का इस्तेमाल करें, हुजूम वाली जगहों से बचें, एंड वी शुड बी ओके इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये आपने एक इम्पॉर्टेंट बात की, मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा हम और डिस्कशन करें कि जिन्होंने नहीं लगाई थी पुरानी वैक्सीनेशन अभी तक या बूस्टर नहीं लगाए थे, तो क्या इस नए वेरिएंट पे अगर ये एंटर होता है या फिर ये चीज़ हो चुकी है, तस्दीक तो वैसे हो चुकी है, तो वो पुराना वैक्सीनेशन, वो पुराना बूस्टर वुड दैट बी इनफ? हाँ, सो इट ऑल डिपेंड्स आपने कौन सी वैक्सीनेशन और बूस्टर लगाई है। बट हाँ, अगर आपने बूस्टर लगाई है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस फिर भी जरूर होते हैं, मगर इन्फेक्शन माइल्ड होते हैं, इतने शदीद नहीं होते। और हम यही देख रहे हैं कि आई थिंक बिकॉज लोगों को पहले इन्फेक्शन हो चुका है और वैक्सीनेशन लग चुकी है, तो इवन दो ये वायरस सर्कुलेट कर रहा है हमारे पॉपुलेशन के अंदर, दाखिले बहुत कम है, अमवात अभी भी कम है। दूसरी चीज ये कि जो नया जो बूस्टर है जिसके अंदर ये वेरिएंट्स कवर होते हैं कुछ हद तक, वो भी अब अवेलेबल होना शुरू हो गया है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनकी एज 65 से ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक XBB वेरिएंट है, एक BQ वेरिएंट है, सो ये इस वक्त UK US में इस वक्त ज़्यादा है, बट क्या वक्त आ गया है कि हम एक बार फिर, क्योंकि पड़ोस में भारत में तो ये डिस्कशन हो रही है कि जी वो चाइना से फ़्लाइट्स हम क्यों नहीं बंद कर रहे, तो क्या हमें इस पर सोचने की ज़रूरत है अभी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि देखिए वो ज़माना ख़त्म हो गया जब आप इस वायरस को मुल्क में घुसने से रोक सकें। एंड आई डोंट थिंक, और जितने लोग मुल्क में आते हैं और जाते हैं वो बहुत छोटी प्रोपोर्शन होती है कंपेयर टू जो लोग मुल्क में ऑलरेडी मौजूद हैं और ये वायरस फैला रहे हैं। सो आई डोंट थिंक फ्लाइट्स को रोकने की रियली ज़रूरत है। ये जो भी वेरिएंट्स हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमको ये करना है कि अपने आप को बचाना है विद इन द कंट्री, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। डॉक्टर साहब, माजी में बयानात आए थे कि गर्मी में मर जाता है, सर्दी में सड़ जाता है और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, और साइंस ने उसको प्रूव कर दिया कि वो बयान ही सारे सड़े हुए थे। सो सॉरी फॉर दैट। बट अभी जो इस वक्त वेदर है, आपको पता है कि इट्स कोल्ड, कराची में कुछ अजीब से कभी कोल्ड कभी हॉट एंड ऑल, इसके साथ मिक्सअप होके कैन इट गेट बैड? सो ये ज़रूर है कि जब मौसम चेंज होता है, खासतौर पे जब सर्दियाँ होती हैं, तो जितने भी वायरसेस जो नज़ला खांसी वाले होते हैं, जिसमें कोविड भी शामिल है, वो ज़्यादा फैलते हैं। एंड कोविड के अलावा हम लोग इन्फ्लुएंजा वायरस भी देख रहे हैं, बल्कि उसके कुछ पेशेंट हमारे पास दाखिल हैं, काफ़ी बीमार हैं। और भी वायरसेस हैं, RSV है जैसे कि, तो ये वायरसेस सब एक साथ ही घूम रहे होते हैं, सर्कुलेट कर रहे होते हैं। मसला यही होता है कि किसी को नज़ला, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, बुखार, तो कहना मुश्किल है कि ये इन दूसरे वायरसेस हैं या कोविड है, मगर डेफिनेटली सर्दियों के अंदर ये ज़्यादा अच्छा फैलता है। इसका ये की गर्मी में नहीं फैलेंगे, जब उसको मौका मिलेगा तो फैलेगा। आखिर में डॉक्टर साहब, क्या एक और वेव आएगी इसकी? ये बहुत अच्छा है, ये $1 मिलियन वाला सवाल है कि क्या और दोबारा वेव आएगी। ये ज़रूर है कि जो चीज़ चाइना में हो रही है, जहाँ पे बहुत बड़ा वेव आ रहा है, वो भी पाकिस्तान में नहीं होगा। उसके बहुत सारे वजूहत हैं। चाइनीज़ जो पॉपुलेशन है अभी, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है इस वायरस के खिलाफ, क्योंकि उनको जो वैक्सीन लगी थी वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी हमको जो बूस्टर वाली वैक्सीन लगी थी। उनका लॉकडाउन था तो वहाँ पे वायरस फैला नहीं, ज़्यादातर लोगों को इन्फेक्शन हुआ नहीं। और हमारी सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट है, हम ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है या इन्फेक्शन हो चुका है, यानी कि कुछ हद तक प्रोटेक्शन हमारे अंदर है। आई डोंट थिंक, ये बहुत कहना मुश्किल है कि सर्ज हमारे पास आएगी कि नहीं आएगी, मगर आई वुड थिंक कि अगर सर्ज आनी होती तो अभी तक थोड़े से केसेस में इजाफा ज़्यादा हम देख रहे होते। मगर देखें, अभी सर्दियाँ शुरू ही हुई हैं, अभी जनवरी शुरू हुआ है। लेट्स सी नेक्स्ट 2 से 3 महीने कैसे गुजरते हैं। बट स्टिल वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस, राइट?
Absolutely. Yes, thank you so much, डॉक्टर साहब. It was a pleasure having you. तो पाकिस्तानियों, अभी तो आपके लिए ख़तरे की घंटी नहीं बज रही, लेकिन इस घंटी को बजने ना देना प्लीज़. आगे बढ़ते हैं. शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल, वो अजीम शख्सियत जिसने तसव्वुर पाकिस्तान पेश किया, माशरे पर नज़र डाले तो ऐसा महसूस होता है जैसे लोगों ने इक़बाल के पैगाम को फरामोश कर दिया. मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे जो आज भी इक़बाल के पैगाम को ज़िंदगी का नस्बुलैन बनाए बैठे. कराची से ताल्लुक़ रखने वाली सरवत सुल्ताना एक ऐसी शख्सियत है. नुमाइंदा खुसूसी रहमान अहमद की रिपोर्ट देखते हैं. सरवत सुल्ताना सरवत शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल के फ़न और शख्सियत की मद्दाह हैं. उनका कहना है कि इक़बाल ने कौम को शऊर की रोशनी से मुतारिफ करवाया. अल्लामा इक़बाल, मैं कहती हूँ कि उर्दू अदब के लिए एक दौलत से कम नहीं थे. गालिब के बाद किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि गालिब एक अल्लामा इक़बाल जैसे अब कोई शायर पैदा हो जाएगा. उन्होंने हमें इस बात से आगाही दिलाई कि हम क्या हैं. अल्लामा इक़बाल के कलाम से उनका स्केच तैयार करने की कहानी बयान करते हुए वो कहती हैं कि ये एक मुनफरिद काम था जो कुदरत ने उनसे लिया. मुझे मुसव्वरी का बचपन से शौक़ था. एक दिन मैं तस्वीर एक बना रही थी, फेस बना रही थी. आँख जब उसमें मैंने बनाई तो उस आँख के अंदर मुझे कोई शेड डालना था. पता नहीं क्या मेरे जहन में आया, शेड डालने के बजाय मैंने एक छोटा सा शेर लिख दिया. और वो शेर था, देख छोटों को है अल्लाह बड़ाई देता, आसमां आँख के तिल में है दिखाई देता. फिर मुझे ख्याल हुआ कि ये पूरी मैं एक आँख बना दूं. तो फिर मैंने अल्लामा इक़बाल की लंबी बहर के अशार को ढूंढे. फिर मैंने वो डबल डबल ट्रिपल करके आँख पूरी बनाई. और वो अच्छी खासी एक जब पूरी बन गई तो मैंने उसमें 10-12 शेर फिट कर दिए. एक लकीर, एक नुक्ता, एक शेडो नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ अशार थे. फिर जब वो अशार आँख बन गई तो फिर मुझे बड़ा ये हौसला हुआ कि मैं तो तस्वीर बना सकती हूँ. अब ऐसा करती हूँ कि इसमें कोई शेडिंग या कोई वो नहीं होगी, सिर्फ शेरों को इस तरह लिखूँगी कि तस्वीर बन जाएगी. अदब के शोबे में सरवत सुल्ताना सरवत की खिदमत के सिले में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2 मरतबा उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए नामजद किए जाने की खुशखबरी दी गई, मगर दोनों ही मरतबा ये एजाज़ नहीं मिला. इस दफ़ा मुझे पूरा यकीन था कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ज़रूर मिलेगा और मैं पूरी तरह से ज़हनी तौर पर तैयार भी थी. लेकिन देखिए, इस दफ़ा भी शायद मैं इस काबिल नहीं थी. शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल से अक़ीदत का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि उनकी वफ़ात को बरसों गुजर जाने के बावजूद सरवत सुल्ताना सरवत साहिबा आज भी उनका पैगाम नौजवान नस्ल तक पहुँचाने के लिए कोशां हैं. लेकिन इसके बावजूद सरकारी सतह पर हौसला अफजाई और पजीराई की कोई सूरत नज़र नहीं आती. कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची. ये भी ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि जो तली हुई चीज़ें होती मज़े की हैं लेकिन सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह होती हैं. जानिए ब्रेक के बाद. एक बार फिर आपको कहेंगे नया दिन में खुशामदीद. दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, पाकिस्तानी कौम का एक ही है तराना, हमें है तली हुई चीज़ खाना. चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर हो. हम किसी बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो हमारे लिए स्टार्टर में एक फ्राई का बकेट जो है वो आना तो लाजमी है. अगर हम घर में हैं और रमज़ान आ रहे हैं, अभी माशाल्लाह अल्लाह सबको नसीब करे, रमज़ान करीब करीब है, तो वहाँ भी पकोड़े समोसे से हाथ कैसे उठे. वो तो शायद ऐसा है कि फ़र्ज़ कर दिया गया हम पे कि मुसलमानों आपने खाना ही खाना है इफ्तार में, समोसा पकोड़ा. और इसके बाद भी अब सर्दियाँ भी हैं तो ख़ास तौर पे जो लोग साहली पट्टी पे रहते हैं, इट्स नॉट अबाउट कराची, लेकिन यहाँ से बलूचिस्तान की साहली पट्टी तक या फिर सिंध की साहली पट्टी तक सब ने वहाँ पे जी फ्राइड फ़िश तो है, फ्राइड फ़िश तो लाजमी खानी है. और संडे है तो हलवा पूरी में तो पूरियाँ तो डीप फ्राई होनी ही है ना तेल में. तो इस सब पे ज़रा हम बात करते हैं कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा नुकसानदेह हैं और कितनी ज़्यादा आप इनको अगर करना भी है तो आपने अगर आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं, और
क्या इनका कोई नेमुल बदल भी है? तो इस सब पे ज़रा हम बात करते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर फायरा असद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बाय द वे आपने तो आज कुछ फ्राइड नहीं खाया ना नाश्ते में? नहीं। वेल जस्ट जोक। लेकिन आपको पता है कि हमारी कौम जो है वो रमज़ान हो, बकरीद हो, त्यौहार हो या त्यौहार ना हो, फ्राइड आइटम इज़ अ मस्ट। मैं चाहूँगा कि हम आगाज़ करें इस बात से कि फ्राइड आइटम चाहे वो घर का हो कि बाहर का हो, कितना नुकसानदेह होता है और क्यों? वो हमारे अंदर जाके तो कौन सी चीज़ें हैं जिनको डिस्टर्ब करता है? ठीक है जी। सबसे पहले तो आपने मेरा नाम लिया डॉक्टर फाइना, तो डाइटिशियन फाइना है, डॉक्टर में डाइटिशियन में यार, तो मैं क्लियर कर दूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं तली हुई चीज़ों की जी। अब तकरीबन सभी को शौक़ है, कौन ऐसा बंदा है जो कहता नहीं मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाता? तकरीबन हर कोई खा रहा होता है। और जो ले रहे होते हैं वो देख भी रहे होते हैं कि बाहर जो समोसे बना रहा है वो एक ही तेल में उसको पका के वही दे रहा है बेसिकली लोगों को। सो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात, कैलोरीज से भी ज़्यादा ख़तरनाक बात, वो जो तेल है जो बार बार गर्म हो रहा है वो है। वो क्यों है? क्योंकि ट्रांस फैट उसके अंदर ज़्यादा हो जाता है। जिस तरह तेल गर्म होता है उसका जो ट्रांस फैट की मिकदार है वो उसके अंदर बढ़ती जाती है। फिर ट्रांस फैट क्या होता है? ट्रांस फैट बेसिकली ऐसा फैट है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, हजम नहीं करती, जो हमारे पेट पे आता है और हमारी शरीयानों में आके जम जाता है। मेरे ख्याल में आपने भी यकीनन सुना होगा कि फले बंदे को हार्ट अटैक हो गया, साइलेंट हार्ट अटैक हो गया, और कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, एज भी बड़ी कम थी। हाँ, एज भी कम थी। मोटा होना पतला होना उसका कोई लिंक नहीं है। सो ये जो इस तरह की चीज़ें हो रही होती है ना, इसका मेन वजह ही ये है कि हम ट्रांस फैट की कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे होते हैं। वो हमारी हार्ट को ब्लॉकेज की तरफ लेके जाता है, एकदम से नहीं लेकिन ग्रेजुअली। और फिर जिनके जीन्स में हो, आजकल तो जीन्स में भी इतनी बीमारियाँ हैं, तो उनका जो रिस्क है ना वो फिर डबल मल्टीप्लाई होता जाता है। और फिर अगर हम कैलोरीज़ की बात करें तो जब भी कोई फ्राइड चीज़ पकती है किसी तेल में तो वो अपना पानी छोड़ देती है और तेल एब्जॉर्ब कर लेती है। और सबसे ज़्यादा कैलोरीज ना फैट में होती हैं, और फिर हम उसको बर्न नहीं करते। अब किसी इंसान को कुछ लेने भी जाना हो बाहर, कोई भाई वॉक का ही रास्ता क्यों ना हो, वो गाड़ी या बाइक पे ही जाएगा। इतना ज़्यादा सेडेंट्री हमारा लाइफस्टाइल है। सो हम कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे होते हैं और ये सब चीज़ें खा रहे होते हैं और अपने साथ ना बीमारियाँ लेके आ रहे होते हैं। सो तकरीबन कोई 2500 साल पहले पुकरात यानी कि हिप्पोक्रेटिस ने कहा था, जो हम खाते हैं या तो वो हमें बीमार करती है या वो हमें हील करती है। सो इस बात को हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। हम और चीज़ों के बारे में इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं लेकिन ये नहीं सोचते जो हम खा रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है भी कि नहीं है। मतलब कि हम ज़बान के चटखारे पे ज़्यादा जा रहे हैं रादर देन कीपिंग आवर हार्ट एंड अदर पार्ट्स हेल्दी। अच्छा, अब लोगों को देखें, अल्लाह करे कि समझ में आए, लेकिन समझाना उनको पड़ता है ग्राउंड लेवल पे जाके। अब लोग कहते हैं कि अच्छा ये नहीं तो क्या, तो क्या मुतबादिल है इसका? अगर तो लोगों को वो क्रंच चाहिए अपने टांग पे और दांत चबाए तो क्रंची फ्लेवर आए, तो क्या उसका फिर रिप्लेसमेंट हो सकता है? ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई हमें खानी भी डीप चीज़ें हैं, डीप फ्राइड चीज़ें, क्रंची हों, क्रिस्पी हों, और हम रहें भी ठीक, बिल्कुल सेहतमंद रहें। तो ये ना लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल साइंटिफिक एविडेंस कोई इस तरह की चीज़ नहीं देता। और ये तो वही वाली एग्जांपल हो गई कि आपने सेब उछाला और आप कह रहे हैं कि भाई ये हवा में रहे वापस नहीं आए। सो बिल्कुल भी लॉजिकली पॉसिबल नहीं। लेकिन हम फिर भी हल के हवाले से बात करते हैं। जो सबसे ज़्यादा आसान हल है वो ये है कि आपने एयर फ्रायर इस्तेमाल करना है। एयर फ्रायर 10,000 11,000 से रेंज में लेके ना ऑनवर्ड्स मार्केट में अवेलेबल है। सो एयर फ्रायर से क्या होता है कि चीज़ जो होती है वो क्रिस्पी भी हो जाती है, अंदर से मॉइस्ट भी होती है। लेकिन जो लोग एयर फ्रायर नहीं ले रहे उनके लिए क्या है? उनके लिए एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने भी नोट किया होगा, जब हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते, एक वक्त आता है इतनी भूख लगती है कि फिर कुछ भी सामने आए हमने खाना है, और हमें फिर क्रेविंग्स भी उसी वक्त ज़्यादा हो रही होती हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना है, आहिस्ता आहिस्ता खाना खाना है, एक पोर्शन साइज़ में खाना खाना है, ताकि एंड पॉइंट पे आके आपको इतनी भूख ना लगे कि जो मिला मैंने खा लिया। तो ये करना है। इसके अलावा जो इसका ऑल्टरनेटिव है वो डीप फ्राइड चीज़ें अगर आपने खानी हैं तो अपने घर में खाएं, क्योंकि मेन वो तेल वाली चीज़, वो ट्रांस फैट वाली चीज़ अपने घर में खाएं।
डीप फ्राई के बजाय शैलो फ्राई कर लें, बेक कर लें, ऑयल चेंज कर लें और ऑयल को कभी भी रीहीट नहीं करते। रमज़ानों में भी पकौड़े अक्सर का खवातीन बना रही होती हैं, तेल बच गया, वो तेल उसी में रहता है, बाद में फिर तेल ऐड होता है और उसी में पकौड़े फ्राई होते रहते हैं। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए, बीमारियों के लिए। ओके, तो ये आपने एक अच्छी चीज़ बताई। तो लोग जो सुन रहे होंगे उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपने अगर बनाना है, इसको कहते हैं ना, अगर जहर करना ही तो थोड़ा कम कर लें और उसको घर में ज़्यादा कर लें। हाँ, वैसे ये थोड़ा बहुत कल्चर अब हमारे आते जा रहा है, ख़ास तौर पे रमज़ान में, कि खातन कहती हैं कि जी बाहर से ले आओ और उसको हम घर में फ्राई कर लेते हैं। नाउ कमिंग टू द ऑयल्स, अच्छा, एक तो हमारे यहाँ नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है वो यूज़ होता है। अब कुछ जो लोग होते हैं जो कि कॉन्शियस होते हैं वो फिर ऑलिव ऑयल पे कन्वर्ट करते हैं। और ऐसे कौन से ऑयल्स हैं कि जिन पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम द कन्वेंशनल ऑयल? ठीक है, अगर हम डीप फ्राइड खास तौर पे आइटम्स की बात करें ना, जो कोकोनट ऑयल होता है ना, वो इतनी जल्दी ट्रांस फैट में तब्दील नहीं होता। सो वो थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑयल्स। बाकी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, देखें हमारी बॉडी को ना हर चीज़ की नीड है, फैट की भी, कार्ब्स की भी, प्रोटीन की भी, लेकिन ये हमारी चॉइस है कि हम किस किस्म का फ़ैट ले रहे हैं। सो हम अपने तौर से जो है ना, हमें हेल्दी फैट्स के ऊपर जाना होता है और हमने कोशिश करनी है कि समोसा फ्राई कर भी लिया, टिश्यू पेपर से आप एब्जॉर्ब कर लें, ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक बाइट लें और तेल गिरे उसमें से। तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, जितना हो सकता है अपने आप को बुरी चीज़ों से बचाएं और हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करें। मैंने काफ़ी सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो अपने पास नट्स का एक बॉक्स रखते हैं ताकि आपको जब भूख लगे, एनर्जी चाहिए, तो आप नोट से नट्स ले लें। नट्स के अंदर भी आपके सामने अंडे अभी, हाँ वही ना, खुद से अपना ख्याल करना होता है। yes. और ये तो हकीकत है कि इस दुनिया में लिटरली किसी का कोई नहीं है। एक वक्त आता है कि आपने अपने आप को अकेले ही संभालना होता है। if you can't love yourself, nobody would love you, ठीक है जी। अच्छा, अब नाउ कमिंग टू द फैक्ट के हमने ऑयल्स की भी बात कर ली, दीगर चीज़ों की बात कर ली, लेकिन लोगों को ये समझाना बड़ा ज़रूरी है कि वो कहते हैं ना, कह रहे यार एक दिन खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। वो एक दिन हमारे एक दिन नहीं होता, वो दिन कभी नहीं आता कि जब हम चीज़ें स्किप करना शुरू करें या फिर हम हेल्दी लाइफस्टाइल पे। कितना ज़रूरी है ना सिर्फ ये कि फ्राइड आइटम्स, बल्कि और दीगर चीज़ें भी हैं जिनमें हमारे यहाँ ख़ासतौर पे एशियन क्यूजीन में, साउथ एशियन क्यूजीन में, पाकिस्तानी क्यूजीन में मसाले एंड पूरे भरे हुए हैं और उस ये सारी तली हुई मिर्चें, बैंगन भी है तो वो भी तला हुआ है और ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें अपने ये लोगों को, अब मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप काउंसिल भी इतना करती हैं, आपने रिप्लेसमेंट तो बता दी, सब बता दिया, लेकिन उनको मेंटली हम किस तरह काउंसिल करें। बहुत से लोगों के जहनों में ये बैठा होता है कि यार एक दिन खाने से कुछ नहीं होता, तो उनको कैसे काउंसिल करें आप कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे आ जाएं बराए मेहरबानी? हाँ ठीक है, तहकीक के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक, जो लोग हफ्ते में 2 दफ़ा बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे थे, उनके पास बीमारियों के चांसेस बढ़ गए थे। डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर वगैरह हो गया। सो वंस इन अ ब्लू मून इज़ ओके, बिकॉज डाइटिंग करना या अपने आप को रोकना ना, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, इट्स अ थिंग ऑफ एक्चुअली वेरी विल पावर एंड करेज। या सो वंस इन अ ब्लू मून आप किस तरह करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत दिल कर रहा है भाई मुझे आज तो पिज़्ज़ा पार्टी करनी है, ओके जस्ट डू इट, लेकिन एक पोर्शन में रह के। ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपने पूरे 4 स्लाइस खाने हैं या पूरे व्हाटएवर 8 स्लाइस खाने हैं, आप एक पोर्शन में रह के खाएं एंड देन जस्ट स्किप योर मेजर मील। अब लोग क्या कर रहे होते हैं, भाई हमने तो स्नैक, हमने तो फ्राइज़ खाए थे, खाना तो तुमने खाया नहीं था, घर आके फिर खाना खा रहे होते हैं। जो कैलोरीज़ हैं वो फिर बैलेंस करनी ज़रूरी है। सो अगर आपने कुछ खा भी लिया है, अपने पूरे दिन में कैलोरीज को बैलेंस करें, वेजिटेबल्स ले लें। लोग वेजिटेबल्स की ओवर कंजम्पशन क्यों नहीं करते हैं, फास्ट फूड की क्यों कर रहे होते हैं? तो बेसिकली बैलेंस करें। इसके अलावा थोड़ा बहुत वर्कआउट करें। एक हैबिट बनने में ना 40 दिन लगते हैं, 40 डेज़ लगते हैं, सिंपल। आप शुरू करें। ये अगर हम बोलते हैं ना कि हम कल से करेंगे, कल कभी भी नहीं आती है। आप सोचें, हाँ आप सोचें मुझे आज करना है, 5 मिनट करूँ भले, लेकिन मैं करूँ। लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे ना करना, तो आप 5 मिनट में ज़्यादा ही कर लेते हैं। सो 30 मिनट्स की वॉक अपनी रूटीन में ऐड करें। वंस इन अ ब्लू मून थोड़ा बहुत खा लें, पोर्शन में खा लें, और फिर दैट्स इट। और ये जो शादियों में जाते हैं उनका क्या करें? वो तो क्योंकि देखिए हमें सलामी देनी, तो सलामी पूरी भी करनी है। देखें शादियों में अगर जाते हैं, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरे सामने जो है कढ़ाई रखी है, मेरे सामने जो है पिज़्ज़ा रखा है, और मेरे सामने जो है टिक्का रखा है। अब हम लोग गूगल पे बहुत चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, हम ये क्यों नहीं सर्च करते हाउ टू ईट स्मार्टली। अब आप खुद एग्जाम्पल लें, पिज़्ज़ा के अंदर सफ़ेद आता है, मैदा है, बेसिकली चीज़ है,
चिकन है लेकिन थोड़ी सी वेजिटेबल्स हैं, थोड़ी सी हैं, कढ़ाई है, कढ़ाई में चिकन है, प्रोटीन है, लेकिन तेल भी बहुत ज़्यादा है। फिर आता है टिक्का, बारबेक्यू आइटम, उसमें तेल भी कम है लेकिन प्रोटीन भी है। सो बेहतर ऑप्शन वो है। सो आपने खुद वाइसली ना अपना डिसीजन खुद लेना होता है। राइट फाइना, थैंक यू सो मच। और यकीनन हमें अपनी आलने में टाइम तो लगता है, लेकिन ये सोचें कि इससे पहले कि खुदा ना खास्ता किसी का टाइम आ जाए, आप अपना टाइम बढ़ा लें और वो ऐसे बढ़ाएं कि अपनी आदत बदलें, अपनी ज़िंदगियों में पॉजिटिव तब्दीली लाएं। बिकॉज पहली बात, अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे तो कोई आपसे नहीं करेगा, और दूसरी बात, बहुत से आपके चाहने वाले हैं। अगर आप खुदा न खास्ता अपनी इस आदत की वजह से इस दुनिया से जल्दी चले जाते हैं तो यू हैव योर सेल्फ टू ब्लेम, वो आपको मिस करेंगे बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। यूके में बनाई गई अवार्ड याफ्ता फीचर इंग्लिश फिल्म ओनली लव मैटर्स, डायरेक्टर कामरान कुरैशी, प्रोड्यूसर डॉक्टर इरम कुरैशी और उनकी जो अदाकारा थी सारा फराज, उनसे हमने बात की थी। अभी फिल्म किस बारे में है और क्या गुफ्तगू रही, आपको दिखाते हैं। जनाब आली, हम शुरुआत करते हैं। प्रोड्यूसर हमारे साथ डॉक्टर इरम कुरैशी मौजूद हैं, इसके अलावा डायरेक्टर कामरान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जो बड़ा एक अहम किरदार किया इसमें इस फिल्म सारा फराज, शी इज़ जॉइनिंग अस एज वेल। तो आगाज़ करते हैं सेगमेंट का। एंड डॉक्टर साहब, विथ योर रिस्पेक्ट, लेडीज़ फर्स्ट एज ऑलवेज ऑन। तो मैम, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो। एंड मैं देख रहा हूँ इस पर जो मुझे अट्रैक्ट कर रही हो, लोगों को भी अट्रैक्ट कर रही होगी, इट्स द लोकेशन। मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि आप मुझे फ़िल्म के बारे में बताएं, ये जो लोकेशन है और ख़ासतौर पर मेरी बड़ी फेवरेट है दैट थरी लोकेशन, वो ये कौन सी लोकेशन थी और मज़ीद कौन कौन सी लोकेशन पर आपने शूट किया है मैम? प्लीज़ गो ऑन। हमने इसको यूके में और ग्रेट इंडियन डेजर्ट में शूट किया है, जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर 6 विलेजेस हैं, थर्ड डेजर्ट भी कहते हैं उसको, वहाँ पे शूट किया। यूके में जो शूट किया हमने, एक इंग्लिश मूवी थी द थियरी ऑफ एवरीथिंग, जो स्टीवन हॉकिंस पे बनाई गई थी। उसमें जो इंग्लैंड का ओल्डेस्ट पब है, वहाँ पे जाकर हमने उसको शूट किया। उसके अलावा हमने रिचमंड में शूट किया, लंदन की डिफरेंट लोकेशंस पे शूट किया, बीकन्सफील्ड में, और पाकिस्तान में जैसे कि मैंने बताया डेजर्ट में हमने शूट किया। तो वो वहाँ का कल्चर, बहुत कलरफुल कल्चर हमने उसमें दिखाया। वो हट्स और वो सारा कुछ, उनके कल्चरल ड्रेसेस एवरीथिंग। सो ओवर 40 लोकेशंस पे हमने इसको शूट किया है। वाह। और वो जैसे मैम ने कहा ना कि द कलरफुल कल्चर, डॉक्टर साहब अब ज़रा मुझे बताएं, ये फिल्म ओनली लव मैटर्स, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है मोहब्बत ही है, जिसको कहते हैं उर्दू में मोहब्बत फातह आलम। क्या कॉन्सेप्ट है इस मूवी का और इस कॉन्सेप्ट के पीछे क्यों आपने इसी को इस मौजू को चुना? कोई तहरीक होती है, कोई मोटिव होता है इसी टॉपिक को चूज़ करना? तो ज़रा मुझे बताइए। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये आइडिया तो बहुत सालों पहले यहीं से शुरू हुआ। माँ एक प्रोग्राम हम करते थे, एरियल मदर्स, यस, सानिया सईद होस्ट करती थी उसे, 3 साल वो शो चला मुख्तलिफ चैनल्स पे। उसके बाद हमने सोचा माँ और ममता एक सीरीज़ बनाते हैं, फिल्म सीरीज़, और उसमें हम एक मदर की स्टोरी लेकर आए थे। और वो इंडस टेलीफिल्म फेस्टिवल हो रहा था उस ज़माने में, वहाँ पे हमने वो फिल्म सबमिट की, पहला इनाम लिया हमने, फर्स्ट पोजीशन ली उस फिल्म पे। कासिफ वाजिद जो है वो एक मदर का कैरेक्टर किया, सोहेल असगर ने किया था, नबील थे उसके अंदर। उसके बाद हमने एक सीरीज़ बनाई मूरत के नाम से, और उसमें आबिद अली साहब जो हैं वो इस मदर का कैरेक्टर किया। इस दफ़ा जो है इस फिल्म में मदर का कैरेक्टर जो है वो सारा फराज ने किया है। यंगर वर्जन सारा फराज ने किया है एंड ओल्डर वर्जन जो है वो कायनाज ने किया है। दोनों यूके बेस्ड एक्ट्रेसेस हैं, कमाल एक्ट्रेस हैं, वेरी गुड एक्ट्रेसेस। ये एक माँ और बेटी की कहानी है जिसमें माँ जो है वो ये थर्ड डेजर्ट में पैदा होती है और वहाँ से स्लेवरी के तौर पे हम आज भी है कि गांव से हम बच्चे बुला के घरों में काम कराते हैं, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, और इसी तरह यूके में भी है। तो इस बच्चे को, इसका जो बाप है वो अदनान जलानी ने वो कैरेक्टर किया है। वो बच्चा जो है वो यूके भेज दिया जाता है कुछ पैसों के एवज, और जो कि ये सारा फराज डिड दैट कैरेक्टर एंड सारा फराज मैनेज टू escape from that house. All right. And then she carry on with her own struggle. She married to a man, and then उसका नाम जॉर्ज सिम्पसन है जिसने कैरेक्टर किया है मूवी में, डैरन नाम है उस बंदे का। और फिर ये एक बच्ची अडॉप्ट करते हैं क्योंकि जिस तरह की बायोलॉजिकल पोजीशन थी सारा फराज की, जो कैरेक्टर किया था सैम का, उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया, एक गोरी बच्ची जिसका नाम
स्टेफनी था और एमा ने उसका कैरेक्टर किया, बहुत खूबसूरत एक्टिंग की एमा ने। और जो बच्ची है वो छोड़ के चली जाती है माँ को, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो सोसाइटी में वो फील करती है और वो समझती है कि अगर मुझे कोई नॉर्मल माँ पे अडॉप्ट करती तो उसको ये सब कुछ फेस ना करना पड़ता। और फिर लेटर ऑन ओनली लव मैटर्स जो एक किताब का नाम है, जो वो किताब वो पढ़ती है, जो सारा फराज का कैरेक्टर है वो स्ट्रगल करती है, वहाँ पढ़ाई करती है और एंड में एक बहुत बड़ी स्कॉलर बनती है। और वो लेटर ऑन ये रिवील होता है फिल्म में कि ये किताब जो है वो उसकी अपनी माँ ने लिखी है जो अडॉप्टेड मदर थी। और उसके थ्रू सारी स्टोरी पता चलती है। क्या प्लॉट है सर, जबरदस्त। इतनी आपने इतने बार नाम ले लिया तो मैं उन्हीं के पास चला जाता हूँ। सारा इज जॉइनिंग अस फ्रॉम यूके। थैंक यू सो मच सारा, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड. Playing a character like this, which is, if I can say, it's biologically challenged, if I'm not wrong. Biologically challenged character, and more than that, a taboo in our societies, in the Indo-Pak culture, in the subcontinent culture. How difficult was it to play a role like this? Well, I think, you know, there's so many aspects that come into it because, so my character, she's almost, you know, unlearning everything which she kind of ever knew. So there's so much mental struggles that go behind, and it's kind of, it feeds into, you know, her kind of everyday life, because how, you know, she's trying to learn like a new life, this new life as a woman, like what she's always wanted, and how do you make that normal when you know, it's all you've ever known. You've been raised as a boy, and how conflicting that is. And I think that's what, you know, that's the main point of exploration in the film, for sure. It was really interesting. It was really interesting. It was very challenging though. You know, I think you can really start to empathize and understand the kind of struggles that, you know, this community go through, for sure. Absolutely. मैं सारा से मज़ीद भी बात करूं, लेकिन उससे पहले मैम, इसमें ब्रिटिश एक्टर्स भी हैं, पाकिस्तानी एक्टर्स भी हैं। ये फ्यूजन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना मुश्किल था, कितना इंटरेस्टिंग था? मुश्किल आई थिंक नहीं था, इंटरेस्टिंग ज़्यादा था कि हमारे बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, अदनान जिलानी, बिल्कुल, कमल खान, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। वो लैंग्वेज जो हमने उनको दी वहाँ पे, जो लोकल लैंग्वेज थी, बहुत अच्छी तरह वो बोली उन्होंने। और वहाँ के एक्टर्स भी ये सब एक्टिंग एकेडमी से पढ़ के आए हैं, बहुत मंझे हुए एक्टर्स लगते हैं। और जब इनसे काम कराया गया, हमें इनके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो जो भी रोल इनको दिया गया, उन्होंने उसके अंदर पूरी तरह फिट होकर बहुत अच्छे तरीके से, सारा डिड अ ग्रेट जॉब, अदनान जिलानी डिड अ ग्रेट जॉब, सो ऑल ऑफ देम were as good as you can expect. तो कामरान साहब, अब ज़रा रिलीज़ की बात हो जाए, एंड कौन से प्लेटफॉर्म्स पे हम इसको देख सकते हैं? Will it be available on the OTTs as well? Yes, OTT is the time of today. It is. And now, as a filmmakers, as a director, producers, when we make films, we keep in mind all of these platforms, because film is not just for cinema, but also for multi-platforms. Like nowadays, people watching movies even on cell phone while traveling on, you know, in bus or maybe trains. Stations. Even in flights, in the long flights, I've got downloaded movie. I'll watch it. That's right. So we just started a sales process, and we hired a sales company in London, and they are looking for the best options. As this movie has a historic position because of it is a first film in cinema history of having lead characters. Matthew Kenny is also one of the very important character who we missed to mention. And one more thing I would like to say, that when we did an audition with Sarah, we wanted her to cut her hairs. Okay. Now it's gone up. I'm so happy to see her hairs now. And she looks stunning, beautiful now. And we try to make her a bit messy, and my instruction was for a haircut, that hairdresser, that make it as rough as possible. Okay. And that's a great thing for a good actor, that they do everything for the passion of acting. Absolutely. Sarah, I think it was really important though, right? Because it was just,
I think we really needed to probably go to like the most authentic route as possible, especially to, you know, to really encapsulate this world that Sam lived in. And also it's interesting because the look of Sam, you know, when she came to the UK, it's just so, you know, I feel like you really vouch for her because you can just see the kind of situation that she came from. So it was quite an important part, I think. Absolutely. And Sarah, one more thing. Was it your first time working with other nationals like Pakistanis? Have you worked before? Or how was the experience working with the gentleman and the lady sitting over here? Yeah, no, it was my first time. It was, and it was good. I mean, you know, this film kind of felt like it was over in like a day because we filmed this during COVID. I don't know if it was mentioned. And everything was so heightened. We were doing like 12-hour days sometimes. Yeah. So it almost feels like we had this lovely journey together and then it just went because it felt like it was over so quickly. And obviously everyone's everywhere now, you know, the film's being promoted and everything. But it was, you know, it was for sure an experience that I was really, really grateful to be a part of. Absolutely. आखिर में मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगा, इस तरह के मौज़ूआत हमने रिसेंटली एक जो हमारे बड़े अच्छे अदाकार हैं शमून, उनसे भी हमने इंटरव्यू किया और जो उनकी बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी धोर्ज, उसके हवाले से भी हमने बात की, जो एक रियल लाइफ कैरेक्टर था जो कि कैनिबल था और उस पर उन्होंने मूवी बनाई. Somehow or the other हमारी ये even this topic, these are the realities of the society. Somehow or the other हमारी सोसाइटी ही इन रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है. एटलीस्ट नाउ वी हैव स्टेप्ड इन एन एरा कि जहाँ पे एटलीस्ट हम बात तो कर रहे हैं. ठीक है, आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों को ना सिर्फ ये कि फिल्म बनाने से लेके और दिखाने से लेके बल्कि लोगों के जहन में ये बातें समझाने तक कितना और मज़ीद टाइम लगेगा, या फिर आप समझते हैं कि इट्स बीन ऑलरेडी डन और हम उस एरा में हैं? मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ इस सोसाइटी का मसला नहीं है, जनरली पूरी दुनिया का मसला है. सिर्फ एक फिल्म बनाई है ऑस्ट्रेलिया ने अभी इस टॉपिक पे, जो लास्ट फिल्म बनी थी प्रीडेस्टिनेशन, इस टॉपिक पे, जो कि उन्होंने ज़ोंबीज़ दिखाए इस तरह की कम्युनिटी को या इस तरह के लोगों को जो कि उन्होंने बहुत ऑफेंड फील किया. और ऑब्वियसली करेंगे कि आप एक इंसान को गलत तरीके से पोर्ट्रेट कर रहे हैं, मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे रियल कैरेक्टर्स होने चाहिए. बट ब्रिटेन की पहली फिल्म है ये, ओनली लव मैटर्स, उन्होंने आज तक कभी इस तरह का टॉपिक नहीं बनाया. और यही रिसर्च भी थी कि क्यों नहीं बनाया और क्या प्रॉब्लम. और प्रॉब्लम वही है जो पाकिस्तान इंडिया में है, वैसे ही यूएस और अमेरिका में भी है कि कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो या तो उनका हिस्ट्री नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फिल्म मेकिंग इज़ अ कमर्शियल बिजनेस एज वेल. And the producers who like to know that how much money they will going to earn, अगर वो जो पैसा लगा रहे हैं अगर वो वापस नहीं आता, इस वक्त तो वैसे भी ओवरऑल पूरी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा टफ टाइम था आफ्टर कोविड, लेकिन इन जनरल भी लोग उस तरह के सब्जेक्ट को हाथ लगाना में मुश्किल उनको होती है जिसका सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड ना हो. तो सब्जेक्ट्स आएंगे, रिसर्च थोड़ी सी होनी चाहिए, रिसर्च टीम्स वो हायर कर सकते हैं. हम दोनों तो खैर वैसे ही PhD स्कॉलर्स हैं और हमारा काम भी यही है कि अच्छे सब्जेक्ट्स निकाल के लाना और डिस्कस करना और उसके ऊपर काम करना. और इस तरह की हमारी नेक्स्ट मूवी भी इसी तरह की एक बड़ी डिटेल रिसर्च के ऊपर आ रही है. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. Sarah, thank you so much for the time. It was a pleasure talking to you and best of luck for the movie, sir. Best of luck. Thank you for having me. और इसी तरह के जो हैं वो अगर मज़ीद इन पे मूवीज़ बनेंगी तो ही हम इन पे डिस्कशन करेंगे और तो ही हम सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट्स और सोसाइटी के डिफरेंट लोगों को अपने जैसा समझेंगे. कोई भी किसी से कमतर नहीं है. इट्स जस्ट कि हमने यहाँ से कम सोचना शुरू कर दिया. अभी लेंगे ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड टेस्ट मैच की. स्टे विद अस.
इससे पहले कि हम नेक्स्ट सेगमेंट की जाने बढ़ें, एक डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करनी है। कराची में बल्दियाती इंतखाबी मुहिम के दौरान हवाई फायरिंग हुई, असलहे की नुमाइश, इसकी शिकायत की गई है जी। इलेक्शन कमीशन ज़िला गरबी ने फिर इसका नोटिस भी ले लिया है। न सिर्फ ये बल्कि मलीर में सियासी जमातों के बड़े तशरीरी पैनाफ्लेक्स भी हटा दिए गए। बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान से। असलम बताइए। देखिए, जो इलेक्शन मुहिम का शेड्यूल का जब ऐलान हुआ है तो कुछ जगहों पर उम्मीदवारों ने मुहिम भी चलाई है, कुछ शिकायत भी सामने आई है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन जिला गरबी की जानिब से नोटिस लिया गया है। सियासी जमातों को वार्निंग जारी की गई है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर जिला गरबी ने सियासी जमातों और उम्मीदवारों को खत लिखा है कि सरकारी इमारतों पोस्ट पर बैनर झंडे लगाना जुर्म है। हाफिज हुसैन की हिदायत पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई की गई है। जिला गरबी में मुकर्ररा हद से जो बड़े इंतखाबी बैनर और पैनाफ्लेक्स है वो उतार दिए गए हैं। ये डीएमओ की जानिब से सियासी जमातों को इंतबा भी जारी किया गया। इसके साथ साथ अगर आप बात करें कि जो कराची में जो मलीर डिस्ट्रिक्ट है, मॉनिटरिंग अफसर एहसन अल्ताफ के अहकामात पर जो जहाजी साइज के तशहीरी पैनाफ्लेक्स है वो हटा दिए गए। साथ साथ ये भी कहा गया है कि सूबाई वज़रा की बल्दियाती इंतखाबी मुहिम में शिरकत की शिकायत पर जो है वो नोटिस दिया गया है। वज़रा मुशीर इंतखाबी अमल पर असरअंदाज हुए तो कार्रवाई होगी, ऐसा बताना इलेक्शन कमीशन मॉनिटरिंग अफसर का। जी बहुत शुक्रिया असलम। और अब चलते हैं अपने क्रिकेट के सेगमेंट की जानिब। कराची टेस्ट का तीसरे दिन का खेल जारी है। ताज़ा तरीन इत्तला आती है कि 176 बना लिए 3 विकेटों के नुकसान पे। लेकिन जिस तरीके से ये गेम चल रहा है इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और मैं देख रहा हूँ शकील सऊद जो है वो सेंचुरी मुकम्मल करने वाले हैं। बॉल्स की सेंचुरी मुकम्मल करने वाले हैं वो। मेरे ख्याल से शायद रिक्वायरमेंट थी या फिर नहीं थी। इज ही टू मच इन हिज शेल्स मिर्जा भाई? बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह खैर फैसल आपको। दरअसल कल जिस तरह से मैं खुद मैदान में मौजूद था ऐसा लग रहा था कि सऊद शकील बिल्कुल विकेट पर जाकर सो गए। और जो आप सेंचुरी की बात कर रहे थे बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल भी उन्होंने बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेली लेकिन आज उनको कुछ ख्याल आया, 2-3 चौके भी उन्होंने लगाए, 26 से ज्यादा रन्स पर बैटिंग कर रहे थे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए ये विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद सरफराज अहमद और सलमान आगा को बैटिंग के लिए आना है और फिर उसके बाद आपको पता है हमारी बैटिंग का क्या हाल होता है। तो अगर न्यूजीलैंड की टीम पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ 100 या 125 रन की सबकत लेने में कामयाब हो गई तो मैं समझता हूँ अपर हैंड फिर न्यूजीलैंड का रहेगा क्योंकि चौथी इनिंग्स पाकिस्तान को खेलना होगी। एग्जैक्टली लेकिन जब तक ये इनिंग्स जब तक आगे बढ़ेगी तब तो हम बात करेंगे ही। मिर्जा भाई एक बात बताएं ज़रा कि टेस्ट मैच में रनआउट कौन होता है? मतलब कि कल मैं देख रहा था, अच्छा किसी बाबर के फैन ने ये भी किया कि भाई जावेद मियादाद भी तो आउट हुए हैं। भाई वो अपने पूरे करियर में जावेद भाई जो हैं वो इतनी मरतबा रनआउट नहीं होंगे जितनी मरतबा बाबर अपने छोटे से इस करियर में रनआउट हो गए। कल के उस रनआउट के बारे में क्या कहेंगे, क्या हुआ? और उसके बाद एक कहानी तो ये कि रनआउट हुए, दूसरा ये कि इमाम जो अपने कैप्टन को ही जो है वो डांट लगा रहे हैं। क्या कमाल सीन था यार, क्या कमाल सीन था। आपने इमाम की बात की। 2018 में जब आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में इमामुल हक ने अपने करियर का पहला टेस्ट मैच खेला था तो उस टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स में भी बाबर आजम को उन्होंने रन आउट कराया था। दिलचस्प बात ये, और ये दूसरा मौका है कि जब इमामुल हक और बाबर आजम के दरमियान गलत फहमी हुई, बाबर आजम जो है वो भागते हुए चले गए। और होता ये है कि मतलब कॉल्स आती हैं, तीसरा रन तो इमामुल हक भी थोड़ा सा 2 कदम आगे निकले अगर आप फैसल रिप्ले देखें और फिर उसके बाद वो वापस चले गए, लेकिन बाबर इतनी तेजी से आगे की तरफ बढ़े कि वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तो मेरे ख्याल में इस तरह की क्रिकेट में ये होता है। आपको याद होगा अबू धाबी में अजहर अली जिस अंदाज से रन आउट हुए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ ही। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। बाबर दरअसल लगता यही है कि अब सारा बोझ उन्होंने अपने कंधों पे ले लिया है और वो समझते हैं हर कुछ मैं करूंगा। जब भी आपने उनकी कल फ्रस्ट्रेशन देखी थी जब वो रन आउट हुए थे, कितनी देर खड़े रहे और तकरीबन 6 मिनट उन्होंने लिए ग्राउंड से ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने में, और इमामुल हक की जरूर उन्होंने क्लास ली होगी। अभी आज जब मैं स्टेडियम जाऊंगा तो अपने जराये से मालूम करूंगा, पता चलेगा, कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। मजे की बात पता है क्या हुई? दोनों रन आउट हुए, उसके बाद बाबर ने इमाम की तरफ देखा, इमाम ने बाबर को डांट लगाई और फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ जो है ना वो कमर करके खड़े हो गए जैसे अब एक दूसरे से नाराज हो गए, जाओ मैं तुमसे नाराज हुआ, मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन अच्छा चले जी, अब थोड़ा इस टेस्ट मैच की बात कर लें। और कल एक और शानदार काम हुआ, वो ये कि 340 ऑड पे शायद हमने 9 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के आउट कर दिए थे। हम बड़ा खुश हो रहे थे कि चलो 350 के अंदर लपेट देंगे। लेकिन वो पाकिस्तानी कौम की खुशियाँ हैं ना, कभी खुशी कभी गम नहीं है, वो कभी खुशी और कभी बहुत सारा गम है। आखिरी विकेट की पार्टनरशिप पे 100 पड़वा दिए मिर्ज़ा भाई, मतलब क्या किया हमने?
345 पे 9 आउट हो गए थे फैसल, और ऐसा लग रहा था कि इनिंग्स सिमट जाएगी, लेकिन एजाज पटेल और मैट हेनरी की जो पार्टनरशिप थी 104 रन की, वो इस मैच से पाकिस्तान को दूर लेकर चली गई। मैं समझता हूं कि कप्तानी का भी थोड़ा सा अमल दखल है कि बाबर आजम को टैक्टिक्स यूज करनी चाहिए थी, आखिरी विकेट खेल रही थी, आउट करने के तमाम तर हरबे इस्तेमाल करने चाहिए थे। अब आप देखें, जब तीसरे दिन इन्होंने 20 ओवर्स कराए थे सलमान आगा से, जिन्होंने 3 विकेटें ली थी, लेकिन कल दूसरे दिन, लेकिन कल जब तीसरे दिन जब कल का खेल शुरू हुआ तो दूसरे दिन का, तो सलमान अली आगा को उन्होंने बॉलिंग ही नहीं दी, 29वें ओवर के बाद बॉलिंग के लिए लेकर आए, जबकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एजाज पटेल खेल रहा था। तो मेरी समझ में नहीं आता, कप्तानी पे अभी वाकई में बाबर आजम को फैसल बहुत कुछ सीखना होगा। नो डाउट इस वक्त वो दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में से एक है, लेकिन कप्तानी उनकी जो है उस पर एक सवालिया निशान है। मिर्जा भाई चले, ये तो बहुत बात की बात है क्योंकि ये आखिरी टेस्ट मैच है, इसके बाद तो टेस्ट मैच बड़े अरसे बाद आएगा। कोई तब्दीली जुलाई में है? हाँ, तब्दीली की कोई खबरें हैं कोई अंदर की? अगर आप मुझे सिर्फ हिंट दे दें। नहीं ऐसी कोई अभी फिलहाल कोई इत्तलात नहीं है। अभी सेठी साहब जरा टेक ओवर करें, कंप्लीटली चार्ज लें। कोचेस की तो छुट्टी हो रही है, सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ को वापस एकेडमी में भेजेंगे, लेकिन अभी कप्तानी के हवाले से, टेस्ट की कप्तानी के हवाले से फैसल अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं कि जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज है और उससे पहले T20 वनडे है, तो मेरे ख्याल में T20 में तो बाबर आजम को ये नहीं हटाएंगे, बज़ाहिर यही लगता है, लेकिन कोई पता नहीं। पाकिस्तान है, बाबर आजम को जिस तरह रमीज राजा ने बैक किया हुआ था, फ्री हैंड दिया हुआ था, तो कोई पता नहीं सेठी साहब कोई ऐसा स्टेप ले लें कि जिससे कप्तानी उनकी, लेकिन टेस्ट कप्तानी तो मुझे खतरे में नजर आता है। मैं सर, मैंने आपसे टेस्ट का ही तो पूछा था, मैंने यही तो पूछा था। टेस्ट के लिए 2-3 उम्मीदवार हैं फैसल। एक तो अगर सरफराज अहमद अपनी जगह पक्की करते हैं तो हो सकता है वो कप्तान बन जाए, क्योंकि जब नजम सेठी साहब को हटाकर एहसान मानी साहब आए थे तो एहसान मानी साहब ने अपने दाएं जानिब सरफराज अहमद को बिठाकर कहा था यही हमारे कप्तान होंगे, और फिर सरफराज ने जो टॉस जीतकर जिस अंदाज से भारत को पहले बैटिंग करा दी थी 2019 के वर्ल्ड कप के अहम मैच में मैनचेस्टर में, तो उस पे उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान बड़े चिरागपा हुए थे। उन्होंने कहा मैंने जो हिदायत की थी उस पर अमल नहीं किया गया, और बज़ाहिर यही लगता है कि उसी वजह से सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा दिया गया था, और अब वो कामयाब कप्तान थे। तो अब सेठी साहब आए हैं तो कहते हैं ना कि बुग़्ज़ माविया में कुछ भी हो सकता है। यानी कि आप थोड़ा हिंट दे गए ना, ठीक है। अच्छा, वैसे मिर्ज़ा भाई, हम टेस्ट चैंपियनशिप तो हमारी तकरीबन ऑफ हो ही गई है, और किसी छोटे फॉर्मेट में तो हम कहीं से बारिश, कोई नेदरलैंड सपोर्ट, कोई इधर उधर हो जाए, इसमें तो नहीं हो सकता कोई, मतलब कि हम तो मतलब कि टेस्ट चैंपियनशिप तो भूल जाएं मिर्ज़ा भाई। बिल्कुल, अब तो टेस्ट चैंपियनशिप की हम उस दौर से बाहर हो गए हैं जिसमें हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते थे। तो अब देखते हैं क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया के चांसेस हैं फाइनल में चला जाए, साउथ अफ्रीका भी पीछे आ रहा है, उसके अलावा भारत है, तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़े अफसोस की बात है, हम समझ रहे थे कि हमारी टीम इतनी अच्छी है, और होम सीरीज थी दोनों, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ, अगर हम ये सीरीज जीतते तो हमारे इम्कानात बड़े रोशन होते। भारत ने, आपको याद होगा कि टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जिसमें न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की थी। 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, साउथहैम्पटन में। तो अब देखें, पाकिस्तान को असर-ए-नौ अपनी टेस्ट टीम तश्कील देना होगी। जो T20 के प्लेयर्स हैं फैसल, उनको टेस्ट में नहीं रखना होगा। ये लोग T20 के प्लेयर्स टेस्ट में रखकर समझते हैं कि 4 ओवर का बॉलर जो है वो 2-2 दिन बॉलिंग कर लेगा, ये मुमकिन नहीं है। तो मेरे ख्याल में सोचना पड़ेगा इस हवाले से इनको। ठीक है मिर्ज़ा भाई, सोचने की तो और भी बड़ी ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि वक्त कलील है, हम आपसे दोबारा बात करेंगे। और ये ज़रूर सवाल करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आगे पूरा इंटरव्यू लाइन अप था, वो आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर जो हैं, फाइनली ही इज़ बैक इन प्रैक्टिसिंग। पिछले 3 वर्षों से तो वो टीम से आउट थे ही, नई PCB मैनेजमेंट आने के बाद वो हो गए हैं काफ़ी मुतहर्रिक। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। अभी तो फिलहाल वो बांग्लादेश की लीग के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी वापसी होने जा रही है टीम में, तो हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल कादिर ख्वाजा ने उनसे बात की। आपको ये इंटरव्यू दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मौजूद हैं और साबिक कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जिनको गुज़श्ता रोज जो है वो इजाज़त मिली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के हवाले से। आमिर भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि NHPC में आके काफ़ी अरसे बाद कितनी खुशी महसूस हो रही है? इस तरह की फैसिलिटीज़ जो होती हैं एक क्रिकेटर के लिए जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक प्रोफेशनल को
अपने आप को रेडी करने के लिए बिफोर द टूर्नामेंट इस तरह की कंडीशंस आपको मिलती हैं, क्योंकि आपको जब आप टूर्नामेंट में जाके कम्पीट करते हैं इसी तरह की विकेट्स मिलती हैं। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। मैंने कल भी बोला था कि मैंने सेठी साहब को रिक्वेस्ट की थी, तो ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने मुझे फ़ौरन रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि कोई इशू नहीं, आप जाके अपनी प्रैक्टिस करें। तो आमिर, ये छोटेपन का मुजाहरा किसने किया था? आपकी और साबिक क्रिकेटर्स जो जितने भी आते थे उनकी पाबंदी किसने लगवाई थी? यार, ये जो आपका पिछला बोर्ड गया है, जहाँ तक मुझे पता चला, क्योंकि मेरा तो आज दूसरा दिन है, कि यहाँ पे जो 1 साल से रिटायर है क्रिकेटर या जो पाकिस्तान टीम में नहीं, वो आके यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। आई थिंक विच इज़ नॉनसेंस कि कुछ लड़कों ने, ऐसे लड़कों को मना किया गया जिन्होंने 20-20 साल इस कंट्री को दिए हुए हैं कि वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये एक तरफ आप कहते हैं कि जी क्रिकेटर्स को ख्याल करना चाहिए, तो आपको भी क्रिकेटर्स का ख्याल रखना चाहिए ना कि ये चीज़ें किसके लिए बनी हुई हैं, क्रिकेटर्स के लिए बनी हुई हैं। अच्छा, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा साहब तो अब घर चले गए हैं और नजम सेठी साहब आ गए हैं। रमीज़ राजा साहब जैसे ही घर गए हैं वो उनकी बौछार शुरू हो गई है, तनकीद शुरू कर दी है कि ये एक अचानक इन्होंने धावा बोला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनका सामान भी लेके नहीं जाने दिया। तो ये सब चीज़ें क्या आप समझते हैं कि एक साबिक क्रिकेटर को भी, चेयरमैन को भी ज़ेब देती हैं? देखिए, यस, उनकी कुछ क्लिप्स में देख रहा था वीडियोस की, वो कह रहे थे कि जी क्रिकेटर्स को ख्याल करना चाहिए कि वो बोर्ड के बारे में कैसे बात कर रहे हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं, हम उनको पैसे दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, जो PSL के भी पैसे हैं वो हम देते हैं उनको। ये गलत वो इनका आइडिया है। हम फॉर एग्जांपल मैं कराची किंग्स के लिए खेलता हूँ, तो मैंने बोर्ड को आके नहीं कहना कि मेरे के PSL के पैसे दे, मैंने अपनी फ्रेंचाइज को कहना है, पहली चीज़। दूसरा ये है कि आप ये कह रहे कि उन्होंने धावा बोला, वो इस तरह आए, वो उस तरह आए। एज अ क्रिकेटर मैं बात नहीं कर रही, एज अ न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। जिस तरह आप आए थे, आपकी गवर्नमेंट आपको लेके आई थी, इसी तरह उनकी गवर्नमेंट उनको लेके आई है। आपको जब सेठी साहब गए थे तो बड़ी खामोशी से गए थे, उन्होंने जाके किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, कोई टीवी पे जाके पेड इंटरव्यूज़ नहीं किए कि मेरे साथ ज्यादती होगी, मुझे निकाला गया। अगर आप उनकी अचीवमेंट्स गिनने पे आए तो वो बहुत सारी हैं। जब जिम्बाब्वे पहली दफ़ा आई 2015-16 में, तो वही थे। PSL को कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था, PSL करवाने वाले वही थे, पाकिस्तान में PSL लाने वाले वही थे। तो उनकी तो अचीवमेंट्स बहुत थी, वो भी जाके टीवी पे रो सकते थे। लेकिन आपने किया तो कुछ नहीं है, बातें बहुत ज़्यादा की हैं। PGL ही देख लें कि उसका इतना बड़ा लॉस हुआ है, यस, कितना बड़ा लॉस हुआ है। तो ये जितना डैमेज आई थिंक ये करके गए हैं ना 2019 से 2022 तक, ये आई थिंक सेठी साहब को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इस डैमेज को संभालते हुए बड़ा टाइम लग जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ब्लेसिंग होगी, एक तो सेठी साहब आए, टू बी ऑनेस्ट, और जो मिकी आर्थर आएगा। क्योंकि अगर आप देखें, मिकी आर्थर की भी 2016 से 2019 की परफॉर्मेंस आप सबके सामने है, और जो उनके ऊपर जो लेके बंदे आए थे उनकी भी आप 1.5 साल की परफॉर्मेंस देख लें। आई थिंक ये ब्लेसिंग होगी, क्योंकि उस बंदे का जो विजन है ना वो बड़ा क्लियर है। उसके जो प्लेयर्स होते हैं 20 से 25 होते हैं, वो एक बड़ा क्लियर प्लान से चलता है। वो नहीं कि हर हफ्ते के बाद एक नया डेब्यू हो जाता है। ये उसके दौर में नहीं हुआ। जब 2020 में वो टेन्योर आया, जब समा टीवी में हमने इंटरव्यू किया, आपने कहा जी मैं इनसे तंग आ चुका हूँ मिसबाह वकार से, और अब मैं इनके जाने का वेट करूंगा, फिर मैं जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आऊँगा। तो आमिर, अब तो ना मिसबाह रहे, ना वकार रहे, ना रमीज़ राजा साहब रहे, अब दोबारा क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस कब ले रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको कल भी बोला था, देखिए दिल की बात ये कि कौन नहीं चाहता जो पाकिस्तान से ना खेले। पहले जो मैंने रिटायरमेंट ली थी, आपको पता कि मेरा स्टांस क्या था। अब भी मैंने आपको यही बोला है कि मेरा फोकस जो है वो BPL और PSL है, क्योंकि आप पहले कुछ नहीं कह सकते कि मैं सीधा बोलूँ जी हाँ जी मैं पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हूँ। मुझे BPL खेलने दें, मुझे PSL खेलने दें। वापस लेने का फैसला आप पहले, जहाँ तक मेरी PSL पहले ख़त्म होगी, मैं देखूंगा हाँ मैं पाकिस्तान खेलने के लायक हूँ कि नहीं हूँ, ऑनेस्टली। क्योंकि जब आपकी परफॉर्मेंस होती है तो आप बात कर सकते हैं, परफॉर्मेंस है नहीं और मैं कहूँ मैं पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल हूँ, फिर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। क्योंकि अभी सेठी साहब आए हैं, अभी नई मैनेजमेंट ने आना है, फिर जब आप PSL खेलते हैं, मैनेजमेंट आती है, अगर मेरी बात होती है, बैठते हैं, फिर कोई सोल्यूशन निकलता है तो वाई नहीं। अभी तो देख ले, अभी तो बहुत सारे सिस्टम। अब एक मोहम्मद आमिर के बारे में इस टाइम सोचना बोर्ड का कंसर्न नहीं है। उनका कंसर्न है कि जो डैमेज हुआ है पहले उसको ठीक करना है। ठीक है, PSL मेरा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि PSL मेरा फोकस है। PSL का महीना आप कह रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत मेरे लिए, हाँ, क्योंकि फिर तब आपकी नई मैनेजमेंट भी आ जाएगी। अगर उनके प्लान में मैं हुआ, उनको लगा कि हमें आमिर से बात करनी चाहिए, तो वाई नॉट। फिर आप सबको पता चल जाएगा कि मैं खेल रहा हूँ कि नहीं खेल रहा हूँ। वक्त से पहले बात करना आई थिंक मैं भी बेवकूफ़ लगूँ। तो खुश, अल्लाह माफ़ करे, किसी की परेशानी में खुश नहीं होना चाहिए।
ये बड़ी गलत बात है ऑनेस्टली। हाँ, आप किसी को सही बेहतर चीज करने के लिए उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं तो ये आपका अपना एक राइट। शाहिद अफरीदी की सिलेक्शन कमेटी आती है और बड़े बोल्ड डिसीजन किए हैं उन्होंने। फ़खर उज़्ज़मान को पहले ड्रॉप किया, फिर उन्होंने रख लिया। हारिस सुहेल काफ़ी देर से इग्नोर हो रहे थे, जो मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दे चुके हैं। बड़े लड़कों को साथ भी रखा उन्होंने अपने कैंप में। क्या ऐसा देख रहे हैं सबूरी सिलेक्शन कमेटी को शाहिद अफरीदी की सरबराही? देखिए, सोफा जितना आप लाला को क्रेडिट दे सकते हैं ना, देना चाहिए। सॉरी टू से, जो आपके जो पिछले सिलेक्टर साहब थे उनका कुछ समझ नहीं आता था। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका लैपटॉप आ जाता था, अगली में वो आई थिंक कहीं चला जाता था, लैपटॉप वॉक पे चला जाता था, इवनिंग वॉक पे। तो लेकिन देखिए, लाला की पर्सनैलिटी ऐसी है, ये भी आप कह सकते हैं कि एक ब्लेसिंग है कि वो यस मैन नहीं है। अगर उन्होंने ये जॉब ली है तो किसी वजह से ली होगी कि मुझे फिर मेरी डोमेन में मुझे काम करने दिया जाए। और आई थिंक अभी तक जितना लग रहा है कि सेठी साहब ने उनको फ्री हैंड दिया कि आपको जो बेहतर लगता है और करें। देखिए, अब वन मैन शो नहीं हो सकते। वो जो पिछला जो सिस्टम चल रहा है वो तो यही था कि जो चाय भी पिएगा वो मेरे से पूछेगा। सेठी जो अभी तक लग रहा है, सेठी साहब जो बंदे लेके हैं तो जिनको जिस जॉब पे ले गए ना उनको फिर पावर भी दी है। तो अभी तक आप देख लें, ये अच्छी चीज़ है। शर्जील आए हैं, हारिस सुहेल को उन्होंने दोबारा चेक किया है, फ़खर का फिटनेस टेस्ट उन्होंने लिया है। तो देखिए, लाला जिस तरह की पर्सनैलिटी है ना, वो यस मैन तो नहीं है। उनको लगेगा कि ये टीम के लिए अगर ये प्लेयर बेहतर है ना, तो वो जिस तरह वो मुझे लेके आए थे, बहुत सारे प्लेयर्स थे जो एक साइड पे हो गए थे, उन्होंने कहा था कि ये खेलेगा, ये टीम की जरूरत है। तो वो ऐसे ही हैं जितना मैं उनको जानता हूँ कि उनको जो अच्छा लगेगा उन्होंने करना है। अल्लाह करे कि जो 2023 आ रहा है ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा हो, क्योंकि जितनी पाकिस्तान क्रिकेट पीछे जा चुकी है, लेकिन एक अच्छा वो क्या कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल बनी हो कि देर आए दुरुस्त आए। अब जो एक सिस्टम आ चुका है, अल्लाह करे कि ये दोबारा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है कि जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट आ रही है, इतने सारे जानने वाले लड़के हैं जो इतने अच्छे क्रिकेटर थे वो बेचारे मजदूरियों पे लग गए। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह करे कि उनका ये दोबारा रिवाइवल और उनकी नौकरियां लगें, वो बेचारे अपने घरों को चलाएं। आपसे इजाज़त लेने का वक्त हुआ है और जाते जाते ये बताएं कि इमामुल हक भी इस वक्त वापस पवेलियन जा चुके हैं। पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। कल होगी इस पर मजीद बात। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।